कभी खबरें सुनाते खुद भी खबर बन जाएगा। लूटा हुआ पैसा पाकिस्तान वापस आए। एक बात मैं आपको बताता हूँ, बदमाशी नहीं बचेगी, ये नहीं बचेंगे किसी सूरत। ये सब जबरदस्त होने वाले हैं। नाज़रीन, वेलकम टू द शो लाइव विद नादिया मिर्ज़ा। आज का प्रोग्राम स्पेशल प्रोग्राम, और मेरा ख्याल है ये स्पेशल नहीं, वेरी स्पेशल प्रोग्राम लाइव विद नादिया मिर्ज़ा का। नाज़रीन, आप इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि जो 8 बजे का जो स्लॉट है वो पिछले 70 दिन से तकरीबन मैं अमानतन ये शो कर रही थी 8 बजे के स्लॉट पर, और अब फाइनली वो वक्त आ गया है कि जिसकी अमानत है उसकी अमानत उसको लौटा दी जाए। और वो अमानत किसकी है, किस शख्स को वो अमानत लौटानी है, हम और आप उससे भी बखूबी वाकिफ़ हैं। कोई और नहीं, द वन एंड ओनली डॉक्टर शाहिद मसूद साहब। डॉक्टर शाहिद मसूद साहब क्यों नहीं कर रहे थे शो, आप बहुत बेहतर जानते हैं। एक केस बना, उस केस में उनकी गिरफ्तारी हुई, और गिरफ्तारी के बाद जिस तरह से ट्रीटमेंट, जो सब कुछ, वो भी हम प्रोग्राम में ज़रूर आज के डिस्कस करेंगे। और फिर ज़मानत, और एक दफ़ा फिर डॉक्टर शाहिद मसूद साहब हमारे साथ, उनको हम वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम, आपको भी बहुत बहुत आपको मुबारक इसलिए कि एक दफ़ा फिर आप हमारे साथ मौजूद हैं, ये हमारी खुशकिस्मती है, हम इसको इस तरह से लेते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम डॉक्टर साहब, कि आपने मेरी इस रिक्वेस्ट को भी एक्सेप्ट किया कि आप मेरे शो में आएंगे और जो कुछ हुआ उस पर हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब, मैं ऑनेस्टली मुझे वो अल्फाज नहीं मिल रहा है। पहले मुझे बताएं, क्योंकि मैंने जब आपको काफ़ी दिन बाद देखा, क्योंकि मैं कराची में थी, मेरी आपसे मुलाकात नहीं हो सकी थी, मैं नहीं आ सकी थी, और जब मैंने आपको देखा, आपको याद होगा मैं आई आपके पास और आप मुझे बहुत ज़्यादा वीक लगे, और फिर हथकड़ियाँ, वो सब चीज़ें। अभी आपकी तबीयत कैसी है? अल्लाह की शुक्र है नादिया, बेहतर है। और बस अल्लाह का एहसान है, लोगों की दुआएं हैं। और एक पिम्स के अंदर ट्रीटमेंट हुई चंद रोज़, जो अभी भी चल रही है। और मैं उसमें बहुत ज़्यादा अपनी रिपोर्ट से शेयर नहीं करूँगा, लेकिन ये कि जो MRI की रिपोर्ट है उसमें लेंटिकुलर इन्फार्क्ट, बस वो क्या होता है मैं इससे ज़्यादा उसकी डेप्थ में नहीं जाऊँगा। और उसके नतीजे में फिर हेमीपेरेसिस लेफ़्ट साइड का। तो ये रिपोर्ट्स हैं। और इसमें हुआ इस तरह से कि ये जिस वक्त मुझे हेमीपेरेसिस से मुराद ये कि इसमें मोटर साइंस नहीं है, लेकिन इसमें जो बाकी सेंसरी साइंस, या मैं बहुत डिटेल में उसके नहीं जाना चाह रहा, इसको मेरे ख्याल से हटा दें यहाँ से। बस हेमीपेरेसिस है और MRI में इन्फाक्ट है। ये फ़ौरन नहीं हुआ था, ये अभी नहीं हुआ। ये जो मसला हुआ था ये अडयाला जेल में काफ़ी रोज़ पहले हो गया था। और जब ये हुआ था अडयाला में, तो उस वक्त मैं एक ऐसी इन्वायरमेंट में था जो कि जिसको चक्की कहते हैं, वहाँ पे मुझे रखा गया था, एक सेल था। कोई B क्लास या कोई इस किस्म की कोई कहानी नहीं थी। और वहाँ पर चक्की या सेल, और 4 सेल जो थे वो दाएं तरफ के खाली थे, 4 सेल्स इस तरफ के खाली थे, और बीच में एक दीवार थी, और उस साइड पे उस ज़माने में क्रैकडाउन हो रहा था। तो तहरीक बैक के बहुत से सैकड़ों की तादाद में जो हैं वो वहाँ पे लोग मौजूद थे। बहरहाल वहाँ पर ये काफ़ी रोज़ पहले ये वाक़या हुआ, मतलब आपकी गिरफ्तारी के कुछ अरसे बाद, कुछ अरसे के बाद। और उसमें ये हुआ कि मैं इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ, पहले भी मैं कह चुका हूँ, बार बार ही बात दोहरा रहा हूँ, मैं इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ अडयाला जेल की इंतज़ामिया का, ख़ास तौर पे उनके जो सुपरिटेंडेंट हैं मंसूर अकबर साहब, उनके जो डिप्टीज़ हैं, लियाकत साहब हो गए, मंशा साहब हो गए, या जो बाकी उनके असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट्स हैं, ख़ास तौर पे कामरान साहब और मोहसिन साहब, जिन्होंने बहुत अरसे फिर जो मेरे साथ रहे। और इसी तरह से डॉक्टर खलील वहाँ पे, जिन्होंने हॉस्पिटल में ट्रीट किया मुझे, डॉक्टर नासिर और डॉक्टर राहील का मैं ख़ास तौर पे शुक्रगुज़ार हूँ। अज़मत शाह सिपाही थे। ये सारे इन लोगों ने फिर ये किया कि मुझे वहाँ से बेहोशी की हालत में उठा के ले आए हॉस्पिटल में, और जेल के हॉस्पिटल में।
और वहाँ पर ये था कि एम्बुलेंसेस वगैरह तैयार थी कि पिम्स शिफ्ट करवाना है, लेकिन चूँकि ट्रांजिट इस्केमिक अटैक था तो थोड़ी देर के बाद, कुछ 40 मिनट के बाद शायद मैं होश में आ गया, 40-45 मिनट बाद। अच्छा। लेकिन जब होश में आना शुरू हुआ तो ग्रेजुअली तो फिर उसके सिम्टम्स वगैरह, तो फिर जो है वो ये मुझे बाद में पता चला कि 2 दिन तक वहाँ पर एम्बुलेंसेस तैयार थी, या 1 दिन तक वो तैयार थे मुझे किसी भी वक्त पिम्स शिफ्ट करवाने के लिए। पिम्स के डॉक्टर्स फिर आए वहाँ पे, और पिम्स के कंसल्टेंट्स भी और बाकी सीनियर डॉक्टर्स भी, और उन्होंने फिर ये कहा कि आपको हम पिम्स ले जाना चाहते हैं और आपकी कंडीशन ऐसी है कि आपको पिम्स। लेकिन मसला ये था कि मुझे इसी दौरान पेश किया जा रहा था जब अदालत में तो हथकड़ी लगाई जा रही थी जी। और मेरी जो साइड इफेक्टेड थी उस पे ही हथकड़ी लगती थी, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड पे। अब मसला ये था कि मैंने डॉक्टर्स को फिर ये कहा कि जो हॉस्पिटल है पिम्स, वहाँ पे या अदालत में तो चलें ठीक है, जिस तरह आप ला रहे हैं, जो भी अरबाब इख्तियार हैं इस मुल्क के, जिस तरह से आप ला रहे हैं अदालत ठीक है, मतलब वो वीडियोस बना रहे हैं बच्चे बहुत सारे, और एक तमाशा लगा हुआ है। लेकिन इससे हट के जब कचहरी में पेशी होती थी तो जिन लोगों ने कचहरी देखी हुई है वो, उनको अंदाजा होना चाहिए कि वही बिल्कुल दुकानें और वहाँ चैम्बर्स वकीलों के सारे बहुत कंजेस्टेड, और वो बिल्कुल वहाँ पे पकड़ के उस जंजीर से ला के और उसके बाद जो पेश करते थे, और वकला हजरात भी परेशान होते थे और जज साहिबान भी हैरान होते थे कि क्या हो रहा है। लेकिन बहरहाल मैंने उनसे ही कहा कि हथकड़ी के साथ तो मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊँगा, क्योंकि ये तो वो जगह है जहाँ पे मैंने काम किया है, मेरी सीनियर्स भी यहाँ पे हैं, मेरे जूनियर्स भी यहाँ पे हैं पिम्स में। मैं अपने मेडिकल कैरियर का एक हिस्सा मैंने कुछ मुख्तसर सा हिस्सा पिम्स में भी मैंने काम किया है, मेरे कोलीग्स हैं वहाँ पे। मैंने कहा यहाँ तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि मुझे हथकड़ी के साथ आप लेके जाएं और फिर वहाँ बेड के साथ ले जाके बांध दें। तो मैंने कहा जी जब तक हथकड़ी नहीं खुलती तो मैं तो हॉस्पिटल तो मैं नहीं जाऊँगा, जो भी ट्रीटमेंट है मुझे यहीं दी जाए। और इस बात पे एग्री हुए? डॉक्टर्स को तो कह रहे थे कि आप इमीडिएटली जाके अपना ये सब कुछ करें। मैं कैसे लेकिन डॉक्टर साहब मतलब ये कि उन्होंने इस चीज पे तो कॉम्प्रोमाइज कर लिया कि वो आपका ट्रीटमेंट ना कराएं या आपको हॉस्पिटल ना लेकर जाएं। वो मेरी मर्जी है ना फिर। नहीं लेकिन सर उन्होंने ये भी कह सकते थे ना कि ठीक है हम आपको हथकड़ियां नहीं लगाएंगे, आप कोई ना आदि मुजरिम थे ना आप दहशतगर्द थे। नहीं, हथकड़ियां तो डॉक्टर्स के उसमें नहीं है। मैं डॉक्टर्स की बात नहीं कर रही, वहाँ के नहीं, जेल की इंतजामिया के भी हाथ में नहीं थी हथकड़ियां। मैं जेल में तो हथकड़ियों में नहीं होता था ना। जेल के जो लोग हैं वो तो जैसे मैंने उनके कहा कि सुपरिटेंडेंट साहब हो गए, बाकी लोग तो जितना वो कानून के अंदर रहते हुए ताउन कर सकते थे उन्होंने ताउन किया। बाकी हथकड़ी तो उस वक्त लगती थी जब मुझे हैंड ओवर करते थे इस्लामाबाद पुलिस के, और वहां से पुलिस फिर आप जरा तस्वुर करें ना कि अगर 9 बजे यहाँ पे आना है, अदालत में पेश करना है, तो मैं कितने बजे वहां उठता हूँ, कितने बजे वहां जो एहलकार हैं जेल के वो उठते होंगे। और मैं अकेला अपनी बात नहीं कर रहा, 500 से 550 बंदा रोज अडियाला से इस्लामाबाद आता है। अरबों रुपए का तो पेट्रोल पे खर्च होता है, पेशी लगती है वापस चला जाता है। मैं तो एक आदमी हूं ना, तो मैं तो आपको नजर आ रहा हूं। मुझसे भले, मुझसे अच्छे, बेगुनाह या गुनाहगार या जो भी उनके मामलात हैं, और 1997 से एक कैदी वहां पे बैठा हुआ है। तो बात ये सारी के तो उसमें ये होता ये था कि मैं बैठ जाता, मेरी सेंसरी लॉस था चूंकि लेफ्ट साइड पे, तो वो हथकड़ी बांध देते थे। हामिद मीर साहब जो तशरीफ लाए तो जेल में मुझसे मिलने हामिद मीर साहब आए और इरशाद भट्टी साहब उनके साथ थे, सेनेटर अनवर बेग साहब भी साथ थे। तो हामिद मीर साहब ने हथकड़ी देखी, तो हथकड़ी देख के उन्होंने कहा ये अमेरिकन हथकड़ी है। अच्छा, तो उन्होंने पता नहीं मजाकन कहा था या क्यों कहा, लेकिन बहरहाल वो होता ये था कि वो हथकड़ी जब लगती थी तो मुझे उसको जब टाइट करते तो मुझे अंदाजा नहीं होता था, क्योंकि सेंसरी लॉस था थोड़ा सा। जब उसे खोलते थे तो एक नील सा पड़ा होता था, तो मुझे उससे अंदाजा होने लगा कि ये मेरा यहाँ प्रॉब्लम है। आई रिमेंबर जब मैं आपसे मिली थी तो आपने मुझे दिखाया था कि स्वेलिंग भी थी, पूरा रेड हो रहा था। तो वो बहरहाल जब हथकड़ी खुली और उसके बाद फिर जो है वो जेल की इंतजामिया ने भी शुक्र किया, और जो पुलिस इस्लामाबाद पुलिस की शख्सियात आती थी उन्होंने भी शुक्र किया, क्योंकि वो भी परेशान होते थे, उनके पास भी कोई ऑर्डर्स नहीं थे कि किसी की तरह से भी। और देखिए बात सिर्फ ये कि
इसमें एक तज़हीक का पहलू था। कानून तो अपनी जगह वो तो है जो है, एक तज़हीक का जो पहलू था ना, वो बुनियादी तौर पे ये था कि तज़हीक की जाए। जो भी इसमें था, इसके पीछे शख्सियात थी माजिद या जो डॉक्टर साहब, ये सोच बात थी। इतनी सी नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। हम इस बात को समझते हैं और हमने भी बारहा इस पे आवाज़ उठाने की कोशिश की कि ये तज़हीक का पहलू है और तज़हीक करना ही मकसूद था। लेकिन मैं अब यहाँ पे बताती चलूँ कि जब मैंने अपने ट्विटर पे डाला कि मैं आपके साथ प्रोग्राम करने जा रही हूँ आज, और कोई सवाल हो तो करें, तो मेरा ख्याल है कि जो रिस्पॉन्स आए हैं उसमें या रिप्लाइज आए हैं उनमें 90 से 95% लोगों का पूछना यही था कि इस तज़हीक के पीछे कौन था। डॉक्टर साहब से ये ज़रूर पूछिएगा। नादिया, मैं देखें आपके अच्छा, आप जानते हैं? मैं ये पेटी इश्यूज हैं। मैं अगर जानता भी हूँगा तो मैं अगर आज यहाँ बैठा हुआ हूँ तो मेरे ख्याल से और इज्जत, जिल्लत, रिस्क, जिंदगी, मौत, ये अल्लाह ने अपने हाथ में रखी। इंसानों के हाथों में देते तो मुझे नहीं पता कि इंसान क्या करता है इंसान के साथ। बात सीधी सी ये है कि मैं आपको पहले थोड़ा सा बताऊं कि हुआ क्या। हुआ ये कि मैं बिल्कुल कोई आज से कोई 1.5-2 साल पहले तकरीबन मेरे पास बहुत अच्छे काबिल ऑफिसर्स जो हैं FIA के आए और उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब ये और बड़े बड़े तरीके के अच्छा, अब साथ आप केस का बता रहे हैं कि व्हाट वाज नहीं एग्जैक्टली नहीं, ये केस? PTV करप्शन क्या है मैं आपको बताऊं ना कि हाँ, पहले तो जानना मुझे चाहते हैं पूछा ना। ना कि मैं जेल में क्यों गया। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। बिल्कुल। हुआ ये कि मेरे पास आए और मुझे आके उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब ये एक इंक्वायरी कोई दोबारा रीस्टार्ट हुई है, कोई करनी है, तो आप इसके ऊपर अपना कोई नुक्ता नज़र बताएं। फिर साथ एक दूसरे साहब आते थे बीच में जो गालिबन FIA के नहीं थे, जो गालिबन वो कनेक्ट करते थे कि जी वो आप अपना हाथ थोड़ा सा हौला रखें और देखें सागदार वो साहब का नाम नामालूम ना टाइप के ना कोई मानो, थे। इस तरह यूं ना करें, ऐसे ना करें, और ये वो सारा ये धरने के बाद के वाकयात हैं। धरना, पोस्ट धरना या ड्यूरिंग धरना ये हुआ था। PTI धरना है, फैजाबाद धरना? PTI वाला। PTI धरना। तो उस वक्त ये हुआ कि मैंने इसको एक दफ़ा 2 दफ़ा, अब वो सवाल पास इस तरह के होते थे कि मतलब आप 2007 में कौन सा टेलीफोन यूज़ करते थे, तो मैं कहता था यार 1 मिनट, मुझे आप ये पूछें कि ये आपका नंबर क्या था टेलीफोन का 2007 में, तो मैं कहूँ यार मुझे आप 3 साल पहले का पूछें, मैं यकीन करें मैं नहीं बता सकता। मैं हल्फी बात करूं कि मुझे पूछे 3 साल पहले, ये 4 साल पहले, 5 साल पहले, मुझसे कहाँ 2007 है, ये 2016 या 15 या 17 है। तो वो एक सरसरी सी बात होती थी। मैंने शायद उसको उस वक्त बहुत संजीदा नहीं लिया, वो गालिबन मेरी गलती थी। जब बहुत ज्यादा ये मामला हुआ तो मैंने शाखावर साहब से जो मेरे जो वकील मेरे जी। हैं जिन्होंने केस लड़ा पूरा, तो उनको मैंने कहा जी ये क्या मामला है। तो उन्होंने क्या किया कि वो FIA के ऊपर उन्होंने हैरेसमेंट डाल दी, हरासा, कि FIA हरासा करे डॉक्टर शाहिद को जस्टिस मुस्तन अख्तर कियानी साहब के पास, इंतहाई मोहतरम है हाई कोर्ट के। उन्होंने कहा कि डॉक्टर शाहिद को हरासा कर रहे हैं तो FIA को रोक दें। उन्होंने जस्टिस मुस्तन अख्तर कियानी साहब ने ऑर्डर दिया कि FIA आइंदा डॉक्टर शाहिद को हरासा नहीं करेगी। अल्लाह खैर सल्लाह, मैं अपना काम करता रहा, शो चलते रहे, सब कुछ हुआ, बीच में बैन भी लगे, ये भी हुआ, सब कुछ चलता रहा मामला। जब ये इस साल के शुरू में, जब पिछले साल के शुरू में, माजरत 2018 में जब ज़ैनब बच्ची का वाकया हुआ, तो उस वाकये के दौरान ये हुआ कि मैं 3 महीने की पाबंदी लग गई। मैं उस मुकदमे के बारे में फिलहाल कुछ भी नहीं कहना चाहता, ठीक है। लेकिन जब 3 महीने का बैन लगा तो मैं मुल्क से बाहर चला गया। मैं दुबई में था और उस वक्त ये हुआ कि उस हरासा वाले मुकदमे जिसमें मैंने FIA पे किया होता, उसकी पीछे तारीख लग गई। तो मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने FIA से कहा कि आप जो है वो डॉक्टर शाहिद इस केस को ख़त्म करें, इसको इधर करें उधर करें, क्या है अभी तक आपने इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं की। तो FIA की तरफ से जवाब गया कि जी हम पता करते हैं, उनसे चेक कर लेते हैं और हम अगली पेशी में आपको बता देंगे कि क्या किया हमने डॉक्टर शाहिद से, क्या बात की और क्या बात नहीं की। अब क्या हुआ कि 3 नोटिस सर्व हुए, मैं बाहर बैठा हूँ, 3 नोटिस टक 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 करके 3 दिन सर्व हुए और डॉक्टर शाहिद किधर है, डॉक्टर शाहिद आप आ जाएं, कल आ जाएं, परसों आ जाएं। 3 नोटिस सर्व हुए और तीसरे नोटिस के बाद FIR कट गई। लेकिन वो आप तक नहीं पहुंचे? नहीं 3 नोटिस, एक कोई कराची पहुंचा, एक लाहौर गया, एक उधर गया, एक उधर गया, 3 नोटिस। क्योंकि आप तो मुल्क मैं में तो नहीं था ही थे। नहीं। जब FIR कटी तो मुझे पता चला कि FIR, अरे मैंने कहा FIR कैसे कट गई है। उन्होंने कहा FIR कट गई क्योंकि, तो मैंने कहा मैं तो मुल्क में था ही नहीं, जब मैं हूं तो मैं आके शामिल तफ्तीश हूं, उनको सवाल जवाब करूं उनसे। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने फिर हाई कोर्ट से कहा, मैंने कहा जी मैंने पाकिस्तान आना है तो मैंने शो करना है अपना, और वो बैन खत्म हो रहा था और मैंने कहा साथ ही मैं FIA के साथ उनके साथ बातचीत करता हूँ।
तो हमारे इंतहाई मोहतरम हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने मुझे प्री अरेस्ट बेल दे दी, यानी जमानत कबलस गिरफ्तारी। वो जो एफआईआर काटी थी, जमानत कबलस गिरफ्तारी दे दी कि आप आके शामिल तफ्तीश हो जाएं। मैं पाकिस्तान आ गया। पाकिस्तान आने के बाद मैं पेशियां होती रही, शामिल तफ्तीश हो गया, सब कुछ किया। मैंने कहा पूछें, बताएं क्या है आगे पीछे का। एक दिन मैं सुबह सुबह जो है वो बिल्कुल अपने मैंने कहा कि शो की तैयारी है। उन दिनों में ये ज़ुल्म खलीलज़ाद और अफगानिस्तान की टॉक शुरू हो रही थी और सारा कुछ हो रहा था। तो मैं अदालत गया। अदालत से मैंने कहा मैं यहाँ से ऑफिस आ जाऊँगा सीधा। शो की तैयारी ज़ाहिर है उसमें 3-4 घंटे जितना भी टाइम लेता हूँ मैं। तो मैं अदालत पहुँचा हूँ। तो अदालत पहुँच के वो जो एफआईआर कटी थी जिसके मुताबिक मैं पेश नहीं हो रहा था एफआईए के सामने, और एफआईए ने कहा था कि डॉक्टर शाहिद पेश नहीं हो रहे, और मैं मुल्क में नहीं था और जाहिर एफआईए चाह रही थी कोई तहकीकात कंप्लीट करे, और उसमें जो बेल थी वो बेल कैंसिल हो गई अचानक। मैं अदालत में बैठा हूँ, अचानक हिलन जुलन हुई। जज साहब कहते हैं कि बेल मुस्तरद, और मैं वहां से अरेस्ट हो गया। मैं कह रहा हूँ 1 मिनट, ये हुआ क्या है ये? अच्छा, उसके बाद मैं उस बेल पे अरेस्ट, यानी वो बेल खत्म हो गई, उसमें मैं गिरफ्तार हो गया। उस गिरफ्तार होने के मेरे ख्याल से 5-6 दिन में एफआईए के पास रहा। उनके जो ऑफिसर्स हैं बड़े इज्जत से तरीके से उन्होंने जो भी सवाल जवाब था मैंने उनको बताया। ठीक है। और उसके बाद मैं चला गया अडियाला, और अडियाला ये पीटीवी करप्शन में नहीं हूं मैं। एग्जैक्टली मैं यही पीटीवी करप्शन से कि जो पीटीवी करप्शन केस की जो एफआईआर थी उसमें आपका नाम मेरे ऊपर कोई एफआईआर है ही नहीं पीटीवी करप्शन की। आज के दिन तक मेरे ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है। मैं उस एफआईआर में 60 दिन या 61 दिन अडियाला में रहा हूं, जो बेल कैंसिल हो गई थी इस बात पर कि डॉक्टर शाहिद हमारे पास हाजिर पेश नहीं हो रहे। ठीक है। अभी तक कोई फर्जी जुर्म कोई एफआईआर नहीं है उसके अलावा। ठीक है, बिल्कुल मुझे बात समझ में आ गई, यकीनन व्यूअर्स को भी समझ में आ गई। लेकिन डॉक्टर साहब एक ब्रेक लेना है, अगर आपकी इजाजत हो। पीछे कौन है, अब इस पे आ जाए। ब्रेक के बाद आ जाते हैं। अब 2 चीजें तो हमारे सामने बड़ी क्लैरिटी, एक चीज तो बड़ी क्लैरिटी के साथ वाजे हो चुकी है, वो ये कि डॉक्टर शाहिद मसूद का नाम जो पीटीवी करप्शन केस था उसमें नहीं था, और वो जो उसकी जो एफआईआर कटी थी जो तो उसमें भी नहीं था। डॉक्टर शाहिद मसूद अगर गिरफ्तार हुए थे तो वो उस इल्जाम में हुए थे या उस चीज पर हुए थे कि वो अदालत पेश नहीं हुए, चूंकि वो मुल्क में नहीं थे, उनको नोटिस सर्व नहीं हुआ, और जो बेल बिफोर अरेस्ट उनको जारी हुई थी वो अदालत जब पहुंचे थे तो वो कैंसिल हो गई, फौरी तौर पर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब अगर इतनी मामूली बात पे गिरफ्तारी हो गई, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, कानून सबके लिए बराबर है, आपने एक रोल मॉडल सेट करना होता है, लेकिन बात ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद ये करनी है कि उसके बाद का जो ट्रीटमेंट, फिर जमानत क्यों नहीं हुई। अब बहुत आसान केस था। शाह खावर साहब मेरे प्रोग्राम में आए, उन्होंने कहा मैंने इस नौयत का पहला केस है जो मैं विटनेस कर रहा हूँ। तो ब्रेक ले लेते हैं, वापस आ जाते हैं, पीछे कौन था, कौन जमानत नहीं होने दे रहा था, क्या चक्कर था, वो भी जरा बात करेंगे। जी प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर शाहिद मसूद साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, और ब्रेक पे जाने से कबल शाहिद मसूद साहब से मैं जानने की कोशिश कर रही थी, और मेरा सवाल भी वही था जो अक्सरियत का सवाल है, या अक्सरियत जो डॉक्टर साहब के फॉलोअर्स हैं, जो डॉक्टर साहब के चाहने वाले हैं, जो डॉक्टर साहब को शायद अभी भी देख रहे हैं, उनके जहनों में भी है, जिन्होंने ट्वीट किया है कि असल में बताएं कि इतना मामूली सा अगर केस था तो आपकी जमानत क्यों नहीं हो रही थी, और अगर नहीं हो रही थी तो इसके पीछे कौन था, क्या वजूहात थी। डॉक्टर साहब एक सवाल तो ये है, इसका जवाब तो आपको देना होगा। आपको याद है हमने तकरीबन पता नहीं कितने से पहले एक शो किया था, और मैंने वो शो उस वक्त तक खत्म नहीं किया था जब तक आपने कहा नहीं था कि मैं न्यूज़ में ज्वाइन कर रहा हूँ। तो लगता है आज भी कोई ऐसी मैराथन ना करनी पड़े कि आप जब तक बताएंगे नहीं कि हु वाज बिहाइंड। लेकिन उसके साथ साथ ये भी बताऊं कि आपको पता नहीं आपके इल्म में है नहीं है, क्योंकि ऑफ कोर्स आप यू वर बिहाइंड द बार्स के सहाफ़ी बरादरी आपके साथ खड़ी थी, मतलब जो बड़े नाम हैं सहाफ़त के, जो अपने अपने प्रोग्राम्स करते हैं, लीड करते हैं अपने चैनल्स के को, तो उन्होंने भी आपके लिए, सबने तकरीबन आपके अपने प्रोग्राम भी किए और उस पर उन्होंने बात भी की। बहुत शुक्रिया सबका। तो मेरी ये कोशिश है, क्योंकि ज़ाहिर है आपको नहीं पता, आपने नहीं देखे होंगे, कि उनके छोटे छोटे मुख्तसरी सही वो क्लिप्स मैं ज़रूर चलवाऊँ, लेकिन अगर आप पहले इस सवाल का जवाब दे दें तो फिर मैं चलवाऊँगी, ताकि एक्नॉलेज भी हो और आपकी तक बात पहुँचे। पीछे कौन था? पीछे कौन था? मामूली सा केस था कि मैं जरा गौर करता हूँ उस पे, पीछे कौन था? आप क्लिप तो सुना दें मुझे एक आध। मुझे तो एक्चुअली वहां पर जेल में तो सिर्फ पीटीवी आता है,
पीटीवी न्यूज। एग्जैक्टली मैं इसीलिए कह रही हूँ कि मैं आपको भी बताना पीटीवी चाह न्यूज रही हूँ। आता है और पीटीवी होम आता है और पीटीवी स्पोर्ट्स नहीं आता वहाँ पे जेल में। अब उसकी क्या वजह है मुझे नहीं पता, लेकिन वहाँ तो और वही शख्सियात जो पिछले 5 साल पहले बैठ के जो हैं वो जरदारी साहब के कसीदे पढ़ रहे होते थे, वो फिर नवाज शरीफ साहब के कसीदे पढ़ रहे होते थे, वो इमरान खान के कसीदे पढ़ रहे हैं, तो मुझे ये अंदाजा हुआ अच्छा कि सर, वो एक सेकंड, इससे सवाल मेरे जहन में आ गया, आपने क्या पीटीवी, अब आपको चले आपने देखने का मौका मिल गया जो शायद हम उसमें नहीं देखते, आपको पीटीवी में कोई फर्क नजर आया है? क्योंकि बेड़ा ये गर्क हो हुकूमत गया है, बेड़ा गर्क हो गया। 1.6 बिलियन का उस वक्त खसारा था जब मैंने छोड़ा था ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक, और अब पीटीवी जो है वो ऑडिट नहीं करवाना चाह रहा। इमरान खान साहब को कहा जा रहा है कि हमें बेल आउट पैकेज दें 20 अरब रुपए का। उस वक्त 1.6 का नुकसान था और आज 20 अरब का पैकेज दें हमें ताकि हम उसमें से खाएं पिएं। ये पता नहीं कौन सी शख्सियत हैं जो ये मशवरा दे रही है इमरान खान साहब को। अच्छा, तो मैं नहीं, ये जो कहा जाता है कि पीटीवी को अब हमने आजाद कर दिया है, वो अपोजिशन को भी कवर करेगा, हमने माशाल्लाह उसको नहीं, तो ऐसा कुछ लगा आपको? मुझे तो कुछ नहीं लगा है ऐसा। नहीं लगा। और उसमें मतलब वही, मैं अब क्या बात करूं, खसारे में उसको 1.6 बिलियन का खसारा था उस ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक, जो कि गायब हो गई, जिसके नतीजे में आज तक शायद मैं वो उसका भुगत रहा हूं कि मैंने ऑडिट क्यों कराया था उस अदारे का। इतने बड़े बड़े नाम थे, बड़े बड़े मगरम से उसमें मौजूद थे। और आपको मैं एक पेपर दिखाऊं, कमाल की बात देखें कि एक पेपर था जो अदालत में पेश नहीं, अगर बड़ी स्क्रीन पे देखें केस क्या है, आप देखिए जरा, आप हैरान होंगे कि ये एक कमाल का केस है, कमाल का केस। ये जरा ये इस तरह पेश हुआ, ये पेश इस तरह से हो रहा है कि काशिफ रब्बानी है और नीचे डॉक्टर काशिफ रब्बानी जिन्होंने पैसा खाया कंपनियां बना दो के, शख्सियात हैं और जो बाहर नीचे नीचे अप्रूव कर दिए डॉक्टर शाहिद ने। ये पेपर इस तरह अदालत में पेश हुआ, ठीक है। और असल पेपर क्या था कि डॉक्टर शाहिद ने अप्रूव नहीं किया, नीचे बाकी लोगों ने अप्रूव किया है, ये असल है, ये गायब हो चुका था फाइल से। अब जरा अंदाजा लगाएं इस मुल्क में। और मैं ये सोचता था कि या अल्लाह, जब 40 दिन 45, मैं सोचता था बैठ के कि या अल्लाह कैसे मुमकिन है कि मैंने फाइल आई हो मेरे सामने, अब सब लोगों ने साइन ओके ओके ओके, एक साहब अर्जेंट लिख रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, मैंने कहा कैसे मुमकिन है कि मैंने साइन कर दी हो और नीचे वो जनाब पता चला कि सब ने अप्रूव किया हुआ, ये पेपर गायब हो गया। मैं पीटीवी से पूरे के पूरे गत्थे उठा के ले जाता, सरकारी अदारे से पूरी फाइलें उठा के ले जाता, दिन में 1000 2000 500 फाइलें आ रही हैं, मैं साइन करूंगे, ऊपर के सारे लोग। दूसरा पेपर जरा दिखाएं, दूसरा और कमाल का पेपर है, ये पेपर सिरे से गायब था, ये पेपर सिरे से गायब था कि उनके जो एओ हैं वहां के एएओ, वो फाइल मूव करते हैं, इसको जरा बड़ा कीजिएगा प्लीज, वो फाइल मूव करते हैं, फाइल मूव करने के बाद तमाम लोग एक एक करके डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर तक उसको अप्रूव करते हैं, डायरेक्टर फाइनेंस, कंट्रोलर फाइनेंस, उस आखिर में डॉक्टर शायद साइन करता है। ये पेपर फाइल से गायब था। और ये पेपर फिर आखिर में कहीं जाके जब आखिरी मरहला आया इसका, और शाह आवर साहब भी थे और फिर साद रसूल साहब का मैं इंतहाई मशकूर हूँ, वो इन हुए केस में, और ये पेपर कहीं से ढूंढ के निकाला गया कि तमाम लोगों ने अप्रूव किया था, फिर डॉक्टर शाहिद ने अप्रूव किया था, खुदा का वास्ता। और पैसे भी सारे वापस बरामद हो चुके हैं, और मतलब एफआईआर भी फर्द जुर्म भी आयद नहीं है। सर मेरे क्वेश्चन को ये तमाम चीजें तो और तकवीयत दे रही हैं ना, कि फिर तो जो देखने वाले भी पूछ रहे हैं वो सही पूछ रहे, तो फिर बताए ना कि पीछे कौन था। नहीं, मुझे पता होता, देखें ये बस कुछ आपसे समझे ना कि ये कुछ अजब सा एक मामला हुआ है दरमियान में। इसमें मैं इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि यानी मैं शुक्रिया लोगों का अदा कर सकता हूं जिन लोगों ने मिसाल के तौर पे सबसे पहले तो सोशल मीडिया पे आवाज उठाई, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया में तो बाद में आई। पहले तो सदीक जान साहब ने, अदील वहाब, इमरान, मोहम्मद बाकी अदील हैं हमारे बड़े अच्छे भाई, अदील बड़े अच्छे हैं, उन्होंने आवाज उठाई, इमरान ने आवाज उठाई, उमर यहाँ से न्यूज़ 1 से गए, फिर उसके बाद जो है वो ये आवाज पहले सोशल मीडिया पे उठी। सोशल मीडिया पे शुक्र है किसी ने क्लिप देखा हथकड़ियों वाला, तो हथकड़ियों वाला क्लिप देख के जो है फिर इमरान खान साहब को अल्लाह का शुक्र है कि वजीर आजम साहब को पता चला। अगर वो हथकड़ियों वाला क्लिप ना आता, ये बड़ा शुक्र है, देखिए ना, ये अल्लाह का बड़ा एहसान है कि टीवी पे उन्होंने देखा तो डॉलर की कीमत बढ़ गई, उनको पता चला, उनको सोशल मीडिया पे देख के पता चला, वो मुल्क के वजीर दाखिला हैं और एक दौर में उनसे बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, और जेल जाने से पहले भी अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, अब भी उम्मीद है कि अच्छे ही रहेंगे ताल्लुकात। में वो आए अपना इंतहाई हमारे मोहतरम नईमुल हक साहब आए, नईमुल हक साहब आए, और नईमुल हक साहब आए और नईमुल हक साहब तो आए और उन्होंने कहा कि मैं आईजी को
यहाँ से फोन करता हूँ, आपको हथकड़ी, इमरान खान साहब ने फुटेज देखी है आपकी टीवी पे और बड़ा सख्त नोटिस लिया है कि आपको हथकड़ी कैसे लग रही है। तो मैं बड़ा खुश हुआ जेल में, मैंने कहा जी अब हथकड़ी खुलेगी तो मैं कम से कम पिम्स या किसी हॉस्पिटल जाके अपना ट्रीटमेंट शुरू करवा दूंगा। और उन्होंने बड़ी संजीदगी से जो नईमुल हक साहब ने जो है वो फ़ोन किया सुप्रिटेंडेंट साहब मंसूर अकबर साहब के ऑफिस में, और उन्होंने किसी पुलिस ऑफिसर से, सीनियर पुलिस ऑफिसर से बात की कि ये प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हथकड़ी ना लगाई जाए। अगले दिन मैं खुश, मैंने कहा चलो आज हथकड़ी नहीं लगेगी, मैं वापसी पे हो सकता है पिम्स रुक जाऊं। अगले दिन जनाब पता चला दोनों हाथों में लग गई, दोनों हाथों में। और दोनों हाथों मैं में उस दिन भी आपके पास आई थी, दोनों आपने हाथों मुझे में बताया लग कि आज गई। दोनों हाथों अगले में। दिन दोनों हाथों में लग गई और साथ ही जनाब वो जो हथकड़ी मुझे उन्होंने पैकेट में से निकाली, थैली फाड़ी, नई हथकड़ी निकाली। हथकड़ी लगाने के बाद वो कहते हैं, मैंने कहा ये क्या चीज है, उन्होंने दोनों हाथों में लगा दी। मैं सोच रहा हूँ, और मुझे साथ ही जो पुलिस ऑफिसर थे उनको नहीं पता था कि हामिद मीर साहब ने क्या बताया मुझे पिछली हथकड़ी के बारे में। वो मुझे कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये, मैंने कहा ये कैसी हथकड़ी है, कहते हैं ये चाइना की हथकड़ी है, दोनों हाथों में लग गई। अच्छा, अब मैं स्ट्रेटेजिक सोच रहा हूँ पता नहीं क्या चाइना अमेरिका क्या मसला, ये हथकड़ियाँ कहाँ से, अच्छा बहरहाल उसमें ले गए। फिर जनाब मेरा ख्याल है कि उसके बाद फिर ये बात सीरियस हुई कि नईमुल हक साहब, इमरान खान साहब के कहने पे, यानी मामला सिर्फ हथकड़ी पे आप देखें कि सूरत हाल कैसे क्रिएट हुई। तो उसके बाद फिर आप कह रहे हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया ने मेन लोगों स्ट्रीम की मीडिया, दुआएं, डॉक्टर साहब मुझे मैं तो चाह रही हूँ कि उनको एक्नॉलेज एटलीस्ट करें कि जिन्होंने ये बात की आपके लिए और आप तक भी पहुंचे, क्योंकि आई नो कि जब इतना टाइम ही आपको अभी नहीं मिला जिन्होंने दुआएं की ना, कि हाँ सबसे बड़ी बात तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने दुआओं में याद रखा, सही है। जिन्होंने और खामोशी से दुआएं की और दुआओं में याद रखा। और जाहिर है कि मेन स्ट्रीम मीडिया मैं तो नहीं देख सका। बिल्कुल। हामिद मीर साहब, तलत हुसैन साहब, रऊफ क्लासरा साहब, काशिफ अब्बासी साहब, छोटे छोटे क्लिप्स हैं, अगर इन चारों के ही चला दें, हामिद मीर साहब, तलत हुसैन साहब, काशिफ अब्बासी, रऊफ क्लासरा। एक गाड़ी के अंदर डर में बंद दूसरे मुजरिमों के साथ डॉक्टर शाहिद मसूद को निकाला जाता है हथकड़ी। उसके बाद वो जब जेल में रहे तो ये मामला बढ़ता चला गया। डॉक्टर जो हैं जेल में ही जितना हो सकता था वहाँ पर उनका मुआयना करते थे, और उसके बाद वो जब जेल में रहे तो ये मामला बढ़ता चला गया। डॉक्टर जो हैं, उसके बाद वो जब जेल में रहे तो ये मामला बढ़ता चला गया। डॉक्टर जो हैं जेल में ही जितना हो सकता। डॉक्टर साहब ये थोड़ा सिस्टम भी शायद हैंग हुआ है, मगर ये वो है जिनकी आप बात कर रहे हैं कि खुर्शीद जिन्होंने अली खान सोशल और मीडिया राजीव पे बड़ाई साहब एग्जैक्टली जी। आवाज उठाई जी। और सोशल मीडिया के बाद फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर मीडिया भी पे बात आवाज हुई। नदीम मलिक साहब ने भी आपके लिए बात की, नसीम जहरा साहिबा ने भी आपके लिए बात की नसीम थी, जहरा साहिबा जो है वो जेल भी आई, जेल भी आई और थी। नदीम मलिक साहब का मुझे पता चला उन्होंने फरूक नसीम साहब के साथ गालिबन शो में बात की, वो हॉस्पिटल आए, उनका बहुत शुक्रिया। और चौधरी शुजात साहब जेल आए मुझसे मिलने, मुनिस अलई साहब जेल आए, फैसल वार्डा साहब अपनी ज़ाती हैसियत में आए, उन्होंने कहा मैं बतौर वज़ीर नहीं आ रहा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत से लोग आए, और उनका नाम नहीं लेना चाह रहा, उनकी रुकनीत ना मुअत्तल कर दें जरदारी साहब। और रहमान मलिक साहब ने तो खैर यहाँ सेनेट में बात की, रहमान उसके मलिक बाद साहब का रहमान भी मलिक हमारे साहब पास ने है बात की, वैसे। उनका भी सबको बहुत शुक्रिया। देखिए मैं आपको एक बात सिर्फ ये बताऊं कि बी क्लास का बड़ा तमाशा हुआ कि मैंने आपको बी क्लास क्यों नहीं मिली? जो आप, मैं शुरू में आपको इंटरप्ट नहीं करना चाही थी, आपने कहा वो चक्की और पता नहीं सैल। मैंने आपसे कहा ना कि मैं बहुत सी बातें, ये जो अडियाला जेल है ना, अपना आप समझें कि अपने जिंदगी का और दिल का और जहन का बहुत सा हिस्सा अडियाला जेल के जो बहुत बहुत अच्छे लोग, बहुत ही अच्छे लोग जो वहाँ कोई आप समझें कि जेल को चला रहे हैं, 5,500 लोगों का एक पूरा का पूरा वो वर्ल्ड सिटी है। और उसमें मैं हैरान हुआ हूँ ये देखकर कि ये हम समझते हैं ना पुलिस, पंजाब पुलिस, सिंध पुलिस, ये जो जेल के अंदर जो पुलिस काम कर रहे हैं, पुलिस ऑफिसर्स, इनका वो सिस्टम नहीं है। मैंने एक बहुत सीनियर ऑफिसर से पूछा जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल है, मैंने कहा जी आपको कितने साल हो गए? 38 साल, 38 ईयर्स। मैंने कहा आपकी तनख्वाह कितनी है? सेम जेल, मुख्तलिफ जेलों में, पंजाब की। मैंने कहा आपकी तनख्वाह कितनी है? हाँ। ये आप जरा सुने, 31,000। एक ने मुझे बताया 42,000 38 साल की जॉब के बाद। एक ने मुझे बताया कि पता नहीं 35 साल की जॉब हो गई है और 50,000 तनख्वाह खुदा जाने। यानी वो पंजाब पुलिस अलग है, जेल पुलिस अलग है। मैं तो हैरान रह गया था। 8 घंटे तो भूल जाए आप, 12 घंटे 14 घंटे वहां पे ड्यूटियां चले। ये जितने बड़े साहिबान है ना, हटो बचो, इनके लिए कालीन बिछ रहे जेलों में, इसको सस्पेंड कर दो, उसको हटा दो, उसको कभी इन घटिया लोगों ने
जो अपनी जाके तस्वीरें उतरवाते हैं जेलों में और मुअत्तल करते हैं, और इवन पुलिस के ऑफिसर्स, ये पुलिस के सिपाही, इस्लामाबाद पुलिस या बाकी जगहों के, इनको शर्म आनी चाहिए कि वो जाके वहां तस्वीरें उतारते हैं और यहाँ ये कर दो, उसको मुअत्तल कर दो, 5 पुलिस अफसरान को मुअत्तल कर दो, 5 ऑफिसर्स को। कभी इन घटिया लोगों ने उन जेलों के लिए कुछ दिया है? वहां खामोश लोग, बिल्कुल ऐसे लोग जो अपना नाम ही नहीं आने देते, जो अल्लाह की राह में देना चाहते हैं, वो वहां पे वो जेल चला रहे हैं। और आप ये देखें कि फी कैदी फी महीना 80 से 90 रुपया उसका मेडिकल का खर्चा है। फी कैदी फी महीना 80 से 90 रुपए। ये कैसे हो सकता है? उसमें फी कैदी फी महीना, ये मैं आपको बता रहा हूं, 80 से पर हेड जो है, पर हेड पर मंथ 80 से 90 रुपए। सुने ना, उसमें कैंसर के पेशेंट्स, उसमें अल्सर के पेशेंट्स, उसमें डायबिटिक पेशेंट्स, उसमें एम्पुटेशंस हुई हुई हैं, टांगे कटी हुई हैं लोगों की, उसमें हर किस्म की बीमारी है, और 80 से 90 रुपया फी महीना ये गवर्नमेंट दे रही है पैसा। और बाकी जो अल्लाह के बेशुमार ऐसे लोग हैं जो अपना नाम ही आगे नहीं आने देते, वो अस्पताल चला रहे हैं पैसे देके। उनके टेलीफोन नंबर्स होते हैं सुपरिटेंडेंट साहब के पास, या बाकी जेलों में भी ऐसे ही है सारा। अच्छा। वो उनको कॉल करते हैं और उसके बाद वो अस्पताल चलते हैं। और इसी तरह से वहाँ पे स्कूल बनाए हुए हैं, इमरजेंसी की अद्वियात वहाँ पे फराहम करते हैं। वहाँ पे छोटे छोटे जो 25-25, 40-40 हज़ार रुपए जिनके पास नहीं है मुचल के जमा कराने का और 6-6 महीनों से पड़े हुए हैं, उनकी वो मदद करते हैं। ये बड़े जो हमारी, जिसको बदमाशिया कहते हो ना, इसका सिर्फ एक काम है कि जाएं तस्वीरें उतरवाएं, जेल के लोगों को मुअत्तल कर दें। ना उनका सर्विस स्ट्रक्चर है कोई जेल के ऑफिसर्स का। वहां पर साल से कैदियों की पेशियां हो रही हैं। 12 से 13 साल पिछले जो हैं, किसी बासर आदमी को फांसी नहीं हुई। कई दफा ऐसा हुआ कि सुलह हो गई रात के। एक बड़ा एक अजीब सा वाकया, मैं अगर आपके पास चंद सेकंड हो। सर एक्चुअली सेकंड्स का तो है क्योंकि वो हेडलाइंस होनी है। मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि फांसी जिस दिन लगनी थी, एक अजीब हुआ कि 4:30 बजे सुबह फांसी लगनी थी एक कैदी को, और 2 बजे उसका स्टे आ गया रात को। आखिरी मुलाकात उसकी हो चुकी थी, रात को 2 बजे स्टे आ गया। वो बच गया। आप जरा ब्रेक लेना, फिर बताता हूँ। फिर मैं फांसी की डेट हुई, फिर स्टे आ गया 2 बजे। मैं ब्रेक ले लेती हूँ। ब्रेक के बाद जो डॉक्टर शाहिद मसूद साहब बता रहे हैं वो भी बताना है, कंप्लीट करनी है उनकी बात। उनसे पूछना है कि उनको बी क्लास क्यों ऑफर नहीं हुई और उसके पीछे कौन था, वो भी मैं जानने की कोशिश करूंगी। ये प्रोग्राम कंटिन्यू होगा 8 से 9 भी। हेडलाइंस के बाद वापस आएंगे, तो आपसे दोबारा मिलते हैं। हमारे साथ रहिए। जी नज़ीर, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसे प्रोग्राम शुरू करते वक्त मैंने बताया था कि लाइव विद नादिया मिर्ज़ा का ये एक स्पेशल प्रोग्राम था, जिसकी ड्यूरेशन भी स्पेशल प्रोग्राम होने की वजह से ज़्यादा थी। हमने 7 से 8 किया था और अब 8 से 9 भी इसको हम कंटिन्यू करेंगे। और उसकी वजह यही थी कि डॉक्टर शाहिद मसूद साहब हमारे साथ इस वक्त प्रोग्राम में हैं, और कल से फिर वो अपना जो उनका रेगुलर शो है 8 PM लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद, उसको वो कंटिन्यू करेंगे। डॉक्टर साहब ऐसे ही है ना? नदिया, कोशिश करूंगा। मुझे बेड रेस्ट सजेस्ट हुआ है वैसे। अब अगर मतलब चलिए, बहरहाल मैं कोशिश पूरी करूंगा कि कल से प्रोग्राम करूं इंशाल्लाह। मैं आरिफ निजामी साहब का शुक्रिया, शामी साहब का शुक्रिया। मुझे बाद में पता चला कि इन सब जो शख्सियात हैं, उन्होंने आवाज़ उठाई। मुबशिर लुकमान साहब का शुक्रिया, अंसार अब्बासी का बहुत शुक्रिया, तारिक भट्ट साहब के साथ तशरीफ़ लाए जेल में, और चौधरी गुलाम हुसैन साहब का शुक्रिया। आफ्ताब इकबाल साहब ने जिक्र किया मेरा, वसीम बादामी का बहुत शुक्रिया, अरशद शरीफ का तो जिक्र पहले हो गया। ये सारे लोगों ने, और सोशल मीडिया पे जितनी भी शख्सियात, कुछ का नाम लिया, कुछ का, और दुआएं, और लोगों की दुआएं। देखिए, मैं वो बात आपसे करूँ कि दूसरी तो फांसी टल गई उस बंदे की 2 बजे रात के, और 4:30 बजे फांसी लगनी थी। आखिरी मुलाकात हो गई और फिर उसके बाद वो रिहा हो गया। उसमें बचा क्या होगा, पता नहीं कितने साल उसका मुकदमा चला, क्या कुछ हुआ। मैं जो सिर्फ यहाँ बात कर रहा हूँ ना आपसे, एक तो ये कि बी क्लास वाली बात, बी क्लास इसलिए नहीं ली, या उसकी वजह ये थी कि बी क्लास आपने नहीं ली, मैंने नहीं ली। उसकी वजह ये कि बी क्लास में मुझे पता चला कि मेरे साथ वाली जो कमरा है, वहाँ पे एक शख्सियत इंग्लिश में बावाज़ बुलंद जोर जोर से सारा और इस तरह करके कोई आवाज़ें मुझे पता चला वहाँ से आ रही हैं। तो पता चला उधर कौन है, उधर हैं अब्दुल गनी मजीद।
अनवर मजीद के साहबजादे। मैंने कहा ये किसको मतलब वो दिन में जब खुलेगा, यानी सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक चूंकि दरवाजे बैरकों के खुलेंगे, मैंने कहा बी क्लास में निकल के ये तो इधर ही मुझे जबरदस्त कर जाएगा, इसको कहाँ रख दिया मेरे साथ। तो वो उसकी वजह से, लेकिन फिर जो जेल की इंतजामिया थी उन्होंने बहुत ही तरीके से इधर उधर करके मुझे वो छुपा गए, क्योंकि बेशुमार आधा तो मुझे लगा कि अडियाला मेरी मुतासिरीन का है। तो मतलब या मीडिया में ज़ाहिर खबरें चली, आपके कैद के दिनों में कोई बड़ी शख्सियात भी वहाँ पर थी, बड़ी से मतलब ये कि पॉलिटिकल नहीं, वहाँ बहुत से लोग इस वक्त वहाँ पे हैं। वहाँ देखें ना, डॉक्टर इमरान फारूक के कातिल वहाँ पे हैं इस वक्त। वहाँ पे जो हैं वो तहरीक लबैक के बहुत से वहाँ पे शख्सियात मौजूद थी। ये अभी चंद मजीद लोगों की आने की तैयारियां वहाँ हो रही हैं। फैसल अज़ाब्दी भी वहाँ थे, बिल्कुल वहाँ पे थे। मजीद लोगों के आने की तैयारी हो रही है वहाँ। नवाज शरीफ साहब भी आए थे वहाँ पे जब आप थे। एक दिन के लिए जो मियां नवाज शरीफ अडियाला है, बाद में कोट लखपत चले गए। मियां नवाज शरीफ साहब की एक बाल्टी गालिबन थी जो मेरे इस्तेमाल में थी, एक बाल्टी उनकी मेरे इस्तेमाल में थी, जल्दी से उनको वापस की, ऐसा कुछ चक्कर हुआ। बहरहाल बाल्टी नहाने वाली बाल्टी वो शायद वापस हुई, वो इधर उधर हो गई थी। और मैं मियां साहब को एक बात मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में बताऊं। मियां नवाज शरीफ साहब, आपको खास अडियाला जेल में एक जो खाने पकाने वाला होता है बंदा, उसको अडियाला जेल की इंतजामिया ने बुलवाया। मियां साहब ने इसरार किया कि इसको बुलाओ। वो आया, उसने खाना पका के आपको दिया और आपने उसको 4 आने भी नहीं दिए। उसको अडियाला जेल की इंतजामिया ने 1000-1500 मुशक्कत ही था, कहीं से किसी और जेल से बुलाया, तो खाना मियां साहब को खाना पसंद आ गया, फरमाइश पे मियां साहब उसको 1000 रुपए दे जाते, कम से कम 500 रुपए से खर्चा तो दे जाते उस बेचारे, वो भी जेल की इंतजामिया। तो मियां नवाज शरीफ साहब से गुजारिश है, देखिए ना शहबाज शरीफ साहब, अब सब जेल बना हुआ है ना, ये जो हमारा यहाँ पे मिनिस्टर्स इनक्लेव में, तो शहबाज शरीफ साहब ने कोई 1.5 करोड़ रुपया खर्च कर दिए उस मिनिस्टर्स इनक्लेव में जहां वो रहते हैं, ऊपर की मंजिल पे 1.5 करोड़ रुपया वहां खर्च हो गया। क्या कर रहे हैं वो वहाँ पे? 1.5 करोड़ रहते हैं, वो कहेंगे मैं इधर ही रहता हूँ। आगे मरियम औरंगजेब साहब सुना है कि वो उनकी ख्वाहिश है कि मैं गवर्नमेंट आएगी तो फिर ये वाली जो खूबसूरत सा मिनिस्टर्स इनक्लेव में जो जगह है, यहाँ पे मैं आ जाऊंगी मिनिस्टर बन के। तो वो वहां का, और वहां मुशक्कती को पैसे नहीं दिए। तो बात ये एक वैसी बात करूं, मियां नवाज शरीफ साहब की तबीयत, मुझे वो याद आ गई, मियां नवाज शरीफ साहब की मैं सेहत के हवाले से आज बात चल रही है ना, मियां नवाज शरीफ साहब की हकीकतन सेहत खराब है। शहबाज शरीफ साहब की हकीकतन सेहत खराब है, उससे ज्यादा खराब है जितनी रिपोर्ट्स में सामने आ रही है। खासतौर पे शहबाज शरीफ साहब की तो मैं दाद देता हूँ, ये तो हो गया ना कि घर पे ऊपर खर्चा वर्चा, वो अलग बात है। तबीयत उनकी ज्यादा खराब है। उनकी ये जो है कमर में दर्द, ये कमर का दर्द टीवी पे टिकट चलता है, उनको शैटिका का पेन होता है शहबाज शरीफ साहब को। अच्छा। देखिए उनको शैटिका, देखिए जो बात सही है वो, मियां नवाज शरीफ साहब की हार्ट सर्जरीज खराब हो चुकी हैं पहले, और उनको हकीकतन दिल का मसला, ये जो बात होता है ना ऐसी मजाक उड़ा दिया कि जी फलां का ये, कुछ लोगों ने माजी में चूंकि किया है इस तरह, माजी में ऐसा हुआ है कि लोगों ने मेडिकल सर्टिफिकेट बना के उसकी वजह से, लेकिन हकीकतन देखा हुसैन लवाई साहब वहां पे हैं, हुसैन लवाई साहब को प्रॉब्लम है, बीमार हैं हुसैन लवाई साहब। मैंने अब्दुल गनी मजीद की बात की, हुसैन लवाई साहब की बात नहीं की। तो नवाज शरीफ साहब बीमार हैं, शहबाज शरीफ साहब बीमार हैं, और ये अपने ऊपर जैसे कहना जी शो नहीं करते, जो कि अच्छा है कि शो ना करें आपके लोगों के सामने, आपके आप बीमार हैं लेकिन वाकई बीमार हैं। इनको इलाज के लिए अब किस तरह से फैसिलिटेट किया जाता है, किस तरह से सर, जब से ये बीमारी की खबरें आना शुरू हुई हैं मीडिया पे, उसी के साथ साथ ये शोर उठा कि जी ढील है कि डील है कि एनआरओ है। अब जानना ये चाह रहे हैं कि कोई जान के ये प्रोपेगेंडा कर रहा है कि एनआरओ या वाकई कहीं हो रहा है। मैं आपको सिर्फ ये बात बताऊं, पहली बात तो ये कि आपने जो, मैं ये एनआरओ की बात भी करता हूं आपसे, पहली बात तो ये आपने कहा ना पीछे कौन है। देखें, अदालतें हर वो मुनसिफाना फैसला कर रही थी हर मरहले पे, जो शवाहिद उनके सामने आ रहे थे, जो शवाहिद उनके सामने लाए जा रहे थे, उसके मुताबिक अदालतें फैसला कर रही थीं। ठीक है। अच्छा, इमरान खान साहब को इसमें नहीं आना चाहिए था, और अच्छा हुआ वो नहीं आए। मुझे इमरान साहब से कोई गिला नहीं है ना, मुझे सिर्फ ये था कि वो हथकड़ी वाला बाकी कहा भी था कि इसमें वो नहीं आए, उनकी बहुत मेहरबानी। ठीक है, और मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि वो नहीं आए, मैं इमरान खान साहब को। लेकिन ये जरूर बताना चाह रहा हूं कि उनका वजीर आजम हाउस कहीं जरूर इन्वॉल्व हुए। मैं इमरान खान साहब की शख्स को अलग रख के, वहां से कॉलें वालें आती रही हैं, बदमाशिया की कुछ शख्सियात जो है हुकूमत में मौजूद हैं, और हर सेटअप में होते हैं, इसमें इमरान खान साहब के इर्द-गिर्द भी हो सकते हैं। हाँ, 1000%। मोहसिन बेग साहब का शुक्रिया था, मैं भूल ना जाऊं कि करना, क्योंकि मोहसिन बेग साहब ने बहुत, समी इब्राहिम साहब, मोहसिन बेग साहब, इन सब का शुक्रिया। मैं
जैसे इस नाम जेन में आएंगे मैं बताता रहूंगा। बात सारी ये है कि अदालत के सामने जो शवाहिद आते रहे अदालत फैसला करती रही। इमरान खान साहब का शुक्रिया कि वो उन्होंने इंटरफेयर नहीं किया, दरमियान में हथकड़ी लगी, जो कुछ हुआ। मुझे किसी ने कहा जी आपकी मीडिया में क्या कैसे आप बयान करेंगे अपने, मैंने कहा जी मुशर्रफ साहब का दौर था तो मैं जो है वो मेरा शो बंद हो गया, जरदारी साहब का दौर आया तो चैनल बंद हो गया जियो, उसके बाद नवाशी साहब का शो आया दौर आया तो फिर शो बंद हो गया, इमरान खान साहब का दौर आया तो डॉक्टर शाहिद बंद हो गया। मतलब ये कुछ इस किस्म के मामला चले मेरे। इमरान खान साहब ने अच्छा किया वो दरमियान में नहीं है, ठीक है ना, इंसाफ ने अपनी जगह ली। फिर लोगों ने कहा कि इसके पीछे कहीं इस्टेब्लिशमेंट तो नहीं है, एक ये भी लोगों ने इस्टेब्लिशमेंट, डॉक्टर साहब कौन है पीछे कौन है। मैंने कहा खुदा का वास्ता यार क्या आप कैसी बातें करते हो। ये जब 9/11 के बाद जो मेरा बयानिया था, व्यूज ऑन न्यूज चलता था लंदन से, और ARY पे सलमान इकबाल साहब का मैं हमेशा उनका भी, और हाजी रजाक साहब अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, और हाजी इकबाल साहब रऊफ साहब, ये जो मेरा बयानिया था मेरा बयानिया था, मैं इसको ओन करता हूं आज भी। और उसमें अमन, उसमें ये नहीं था कि मैं कोई प्रो तालिबान हूं, मैं कहता था यहाँ अमन होना चाहिए, इंडिया के साथ अमन होना चाहिए, यहाँ चौधराहट किसी की नहीं चलेगी, हम बराबर के। कश्मीर का मसला, ठीक है ना, कश्मीर का मसला सियासी अब तो इंसानी मसला बन चुका है पूरी दुनिया में। तो बाद में ये मेरे फैसले थे, ये मेरे फैसले थे। मैं उस वक्त एक चवन्नी की एक NGO बना लेता, और NGO बना के मैं हकीकतन आपको बता रहा हूं, मैं हकीकत, इसमें कोई मुबालगा नहीं कर रहा मैं जरा सा बयानिया बदलता अपना से 17 साल पहले तो पता नहीं मिलियंस या बिलियंस ऑफ डॉलर्स पड़े होते। NGO बना के मैं पता नहीं दुनिया भर के कितने अवार्ड ले चुका होता। मुझे पाकिस्तान से भी कोई APNS या ये सारा इस किस्म के कोई अवार्ड भी नहीं मिला, उसने कारकर्दगी फलाना ढिमाकना। ये मेरे लिए बड़ी बात है कि मुझे जो है वो जो मीडिया से वापस शख्सियात हैं, उन्होंने आरिफ निज़ामी साहब, शामी साहब जैसे, जिया शाहिद साहब, बाकी शख्सियात, इन्होंने मेरे लिए आवाज़ उठी, मेरे लिए इतना ही बहुत है। दूसरी बात यह है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है पाकिस्तान की, वो डॉक्टर साहब आपके पीछे ये है फलान, वो भाई खुदा का वास्ता, उनका ताल्लुक क्या है इस मामले से? सर हुआ क्या एक्चुअली जब मैंने भी शो किया, ना उनको आना चाहिए था, ना वो आए, ठीक है, और वो क्यों आएंगे? अदालत है और मैं हूं, मेरे वकील सबूत पेश कर रहे हैं, मैं पेश कर रहा हूं। मेरे लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम जो था DG ISPR की तरफ से, वो हामिद मीर साहब और इरशाद भट्टी साहब ने कहा कि वो DG ISPR साहब से मुलाकात हुई थी और उन्होंने कहा जनाब से गफूर साहब ने कि आपके लिए नेक तमन्ना है। बाकी बात यह है कि मुझे दोबारा ले जाएं आप उठा के 9/11, अब कहते हैं रिग्रेट, क्या अफसोस होगा? मुझे शायद अफसोस इस बात का हो कि किसी का दिल दुखा हो, ठीक है। देखिए मैं जेल में आपको नादिया हकीकतन बिल्कुल दिल से आपको ये बात कह रहा हूँ कि वो जो कुरान शरीफ में अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कि मैं तुम्हें आजमाऊंगा खौफ से, मैं तुम्हें आजमाऊंगा माल से, मैं तुम्हें आजमाऊंगा नुकसान से, ठीक है, कसरत के नुकसान से, जानी नुकसान से, माली नुकसान से और खौफ से। अच्छा अब और सम्राट के जाया होने से। अब सम्राट क्या है उसमें? कुछ लोग कहते हैं कि खजूर का जिक्र है जी, ग़ज़वा तबूक से पहले वो फसल खराब हो गई थी। कुछ लोग कहते हैं कि बिल्कुल आप मंजिल तक पहुंच जाए जिंदगी में, अब हाथ से लोग कहते हैं ना, लोग 10-15 साल 20 साल की मेहनत या जाया हो गई, हम तुम्हें आजमाएंगे अल्लाह ताला कहता है। तो मैं कहता हूं आजमाइश है अल्लाह पाक परवरदिगार तेरी आजमाइश है। और मैं हमेशा वही सूरह दुआ जो मैं कहता हूं कि जब कभी ऐसा कोई क्राइसिस आता है जिंदगी में, और मैं लोगों से भी कहता हूं तो सूरह दुआ पढ़ें। अल्लाह ताला बराह रास्त पैगंबर से मुखातिब होकर कह रहे हैं कि रात की कसम, सुबह की कसम, और फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि उस सूरह दुआ को आप सब पढ़ें तो उसमें अल्लाह ताला याद दिला रहे हैं अपने नबी को। वही आना बंद हो गई थी और वो कह रहे हैं कि तुम्हारा खुद अल्लाह तुमसे नाराज नहीं हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझते थे कि अल्लाह मुझसे खफा हुआ, वही बंद हो गई, यानी क्या खता हुई है, क्या हुआ है? तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वही तुम्हारा अल्लाह जो है वो तुमसे नाराज नहीं हुआ। और फिर एहसान अल्लाह ताला याद दिला रहे हैं किसको? उस शख्सियत को जिसके लिए कायनात बनी है। अल्लाह ताला याद करवा रहे हैं कि याद करो जब तुम यतीम थे तो हमने तुम्हारे लिए बंदोबस्त किया। याद करो जब तुम्हारे पास माली तौर पे तुम मुस्तहकम नहीं थे तो कैसे तुम्हें सहारा दिया और फिर तुम्हें हदायत दी। और फिर अल्लाह ताला याद दिला रहे हैं बात, और फिर वो आगे तलकीन है 3 आयतों में। तो बात यह है कि आजमाइशें, ये आजमाइशें गुजर गई दुनिया में। नादिया मुझे आप बताएं, इंसान पैसा कमाता है, जायदादें कमाता है, बनाता है, कपड़े खरीद रहा है, गाड़ियां खरीद रहा है, ये अवार्ड मुझे मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मेरे इतनी मेरी कंपनियां खुल जाएं, इतनी मेरे पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हो, मेरे 25-30 प्लॉट यहाँ होने चाहिए, मेरे पास 4-5 मुल्कों की नेशनलिटी होनी चाहिए, मेरे पास ये होना चाहिए।
और क्या होगा उसके नतीजे में? मेरी इज्जत बनेगी, मैं पीआर कंपनीज हायर कर लूं, मैं ये कर लूं, मैं आखिर में मुझे इज्जत मिलेगी। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि अल्लाह ने मुझे इन सारी चीजों के बगैर इज्जत दे दी। देखिए मुझे और क्या चाहिए जिंदगी में? मुझे अगर इज्जत मिल गई है बगैर किसी अवार्ड के, बगैर किसी जायदादों के, बगैर किसी प्लॉटों के, बगैर किसी, तो मुझे और क्या अल्लाह से। बाकी ये बात कि जो मैंने किया 9/11 से लेकर आज तक, जो मेरा बयानिया था, मैं अभी वही करूंगा, मैं अभी वही करूंगा। वो मैं एस्टेब्लिशमेंट से पूछता था 9/11 के बाद। मुझे मुशर्रफ साहब कई दफा कहते थे कि यार तुम इतने सख्त बात कर जाते हो, तुम्हें बड़े मसले हो जाएंगे, तुम मुझसे बाहर रहते हो। तो मैं कहता जन्नत साहब खैर है, अल्लाह ताला खैर करेगा। और आज मैं देखता हूं कि वही शख्सियत जिनके लिए मैं आवाज उठाता था कि उन पर जुल्म हो रहा है, ये नहीं कि मैं उनके नजरिए से मुत्तफिक था, मैं कहता था कि इनके साथ ज्यादती हो रही है, इनको कंटेनरों में जुल्म करके मारा जा रहा है अफगानिस्तान में। आज उनके साथ अमेरिका बैठ के डायलॉग कर रहा है, मॉस्को में डायलॉग हो रहा है। और इसी तरह से इंडिया के साथ एक बराबरी के ताल्लुकात हमें आगे कहीं ना कहीं तो जाना है। कश्मीर की मूवमेंट आप देखें, कश्मीर के अंदर जब ये हुआ 2002 के अंदर, ये जो पार्लियामेंट का वाकया हुआ था, तो मुझे एस्टेब्लिशमेंट बताती थी लंदन में आके, मुझे वहां सारे लोग चैनल 4 पे, BBC के इधर उधर कहते थे तुम बड़ी सख्त लाइन ले रहे। तो मैंने कहा सख्त लाइन नहीं ले रहा, मैं वो बात कर रहा हूं जो मैं एज पाकिस्तानी कर रहा हूं, और मैं हमेशा वही बात करूंगा। पैसा क्या ये पैसे से मैं करूं, मैं 7 दिन हफ्ते में शो और ये बयानिया और ये सारा ये पैसे के लिए हो रहा है? ऐसा नहीं होता। देखिए मेरी गैर हाजिरी में आपने कहा ना पीछे कौन है, इस्टेब्लिशमेंट। क्यों पीछे होगी भाई? लोग वगैरह आप नाम लेते हैं इस्टेब्लिशमेंट फलाना टिमा। मैं कहा यार इंसान बनो, क्या हो गया खुदा का वास्ता। अदालतें वो फैसला कर रही हैं जो अदालतों के सामने शवाहिद आ रहे हैं, ठीक है। एक सिस्टम खराब है, एक सिस्टम की आपको ये जो आप लेटर्स दिखा रहे हैं सर, ये निजाम की बर्बादी है, ये निजाम की। देखिए मैं इसीलिए तो कह रहा हूं निजाम बर्बाद, ये निजाम नहीं आपको डिलीवर कर पा रहा। आपका निजाम, जजेस जो शवाहिद आ रहे हैं उसके मुताबिक फैसला कर रहे हैं। सर तो कोई तो टेम्पर हो रही थी ना ये चीजें। नहीं तो बदमाशियां तो बैठी है ना हर जगह, उसमें अदालतें तो वो फैसले कर रही है। मैं अदालतों की बात नहीं कर रही, इस्टेब्लिशमेंट को दरमियान में नहीं आना चाहिए था, इमरान खान साहब को दरमियान में नहीं आना चाहिए था, बस उन्होंने हथकड़ी खुलवा दी, उनको बड़ा एहसान। ठीक है, बात यह कि सिस्टम, देखें ये सिस्टम नहीं डिलीवर कर रहा। मैं पहले भी कहता रहा हूं कि ये सिस्टम नहीं आपको दे रहा, ये सिस्टम हैज टू गो। मुल्क ने रहना है, ठीक है ना, मुल्क के लिए निजाम बनते हैं। अगर निजाम नहीं दे पा रहा लोगों को, अवाम को नहीं कुछ दे पा रहा तो जहन्नुम में जाए भाई, जहन्नुम में जाए ऐसा निजाम जो अवाम को कुछ नहीं दे पा रहा, जिसमें आपकी बदमाशियां। अभी क्या हुआ 2-3 महीनों में, अभी आपने कहा ना NRO डील की बात, पता नहीं वक्फे का टाइम हो रहा है या क्या, जाने से पहले क्या बात हो रही थी, लूटी हुई दौलत वापस लाओ, एहतसाब हो रहा, कड़ा एहतसाब होगा। ये जो भी कुछ हुआ दरमियान में, इसमें अदालतें से ही फैसला करेंगी, एस्टेब्लिशमेंट को बाहर रहना चाहिए था, अच्छा हुआ वो बाहर रही, ठीक है, मुझे उनकी जरूरत नहीं, बल्कि हो सकता है एस्टेब्लिशमेंट को हम जैसे पाकिस्तानियों की जरूरत हो, ठीक है ना, आवाज उठाएं कि बात करें मुल्क की। अच्छा, उनको साइड पे करें आप। उसके बाद इमरान खान साहब साइड पे हो गए, इसमें कहीं नवाज शरीफ साहब भी नहीं है, नवाज शरीफ साहब भी कहीं नहीं है, इसमें कहीं जरदारी साहब भी नहीं है, लेकिन बदमाशियां मौजूद है अपनी जगह। बदमाशियां किस तरह से मौजूद है कि हर रोज, ये मैं इस बात को अच्छी तरह जानता हूं कि हर रोज जो ताखीर हो रही थी, एक दो बंदा चला गया ना, आज ना आए बंदा, कल ना आए बंदा, परसों ना आए, उसके ऊपर फिर करोड़ों रुपया लगना शुरू हो गया था कि एक दिन डिले करो, 2 दिन बेल, अच्छा ये आज कागज गायब कर दो, अच्छा ये कर दो, वो कर दो, फलां कर दो। वरना आप तस्वुर करें 61 दिन तक जो है वो फर्जी जुर्म आयद नहीं हो रही और बेल पे सुप्रीम कोर्ट से हो रही, शवाहिद के मुताबिक अदालतें ठीक फैसला करें। आपको समझ नहीं आएगा कि क्या हुकूमत को अलग रहना चाहिए, इनको अलग रहना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या। ये एक एग्जाम्पल सेट हुई है इस दौरान कि आपका, और जो मैं और कन्विंस हुआ हूं, और मैं कहता था ना ऑपरेशन जबरदस्त मंतकी इंजाम तक पहुंचेगा। अब मुझे इस बात में कतन कोई दिलचस्पी नहीं है कि मंतकी अंजाम तक पहुंचता है कि नहीं पहुंचा, अंजाम तक पहुंचेगा, मंतक निकाल दें आप। अच्छा, मेरे केस में मंतक है मेरे इस केस में मंतक है, तो सारी मंतक क्या मेरे लिए और मेरे जैसों के लिए रहे। अब ये ऑपरेशन जबरदस्त जो है ये अपने अंजाम तक पहुंचेगा, इसमें से मंतक निकाल दें आप। अगर मेरे साथ या मेरे जैसे लोगों के साथ मंतक नहीं हो सकती, मुझसे अच्छे लोग पड़े हुए हैं सड़कों पे, आप जाएं तो सही, आप जेलों में जाके देखें तो सही, मैं तो और कन्विंस होकर वहां से वापस आया हूं। देखिए ना, बात सारी ये है कि आप एक ऐसी जगह मुल्क को और रियासत को ले गए हैं कि जाने से पहले बात हो रही है इंटरनल थ्रेट्स की, एक्सटर्नल थ्रेट्स की, लूटी हुई दौलत वापस आए, माशी दहशतगर्दी वापस आए, 2-2.5 महीने बाद डील होगी, NRO होगा, फलां होगा, ढिमाकना होगा, पूरा तो... नहीं, आपके सर पे एक बहुत बड़ा इनखला होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा अफगानिस्तान के अंदर। आप हालात तो देखें,
अब वेनेजुएला में देखें क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता ये इश्यूज, ये बराह रास्त पाकिस्तान की सियासत से, पाकिस्तान के हालात से पूरी दुनिया कनेक्टेड है। कश्मीर में देखें क्या हो रहा है। बात यह सारी कि आप यहां पर बैठ के इसकी डील हो गई, उसका डील हो गया, वो अस्पताल में उसको चुप पड़ गई, उसको ये हो गया, फलां हो गया, जाना नहीं, ये सारी बीमार शख्सियात हैं। मगर क्या ये मुल्क के इश्यूज हैं? क्या पाकिस्तान के ये इश्यूज हैं इस वक्त बतौर रियासत? भाई आपने, अब मैं वही कह रहा हूं ना, ये अब मैं मंतक छोड़ दें आप साइड पे, भूल जाए मंतक को। आप मंतक ही अंजाम को रख दें साइड पे, अंजाम तक पहुंचेगा अभी, इसमें मंतक नहीं है कोई। सर एक और चीज़ जो आप हमेशा से कहते रहे, और मुझे अच्छी तरह से याद है जब हमने साथ में इलेक्शन ट्रांसमिशन भी आपने की थी, आपने कहा था कि पार्लियामेंट इररेलीवेंट, ये चीज़ भी आप, एक तो बदमाशियाँ मंतकी अंजाम और पार्लियामेंट इररेलीवेंट। आज जो सूरत हाल है, पार्लियामेंट को उतनी अहमियत नहीं दी जा रही है, पार्लियामेंट में फैसले भी नहीं हो रहे हैं, फैसले कहीं और हो रहे हैं, बाद में हमें टिकर्स और किसी मीडिया टॉक या कहीं और से पता चल जाते हैं। ये आप क्यों वर्ड यूज करते थे बारह कि पार्लियामेंट इररेलीवेंट है? रेलिवेंट होगी मेरी एब्सेंस में। नहीं कोई बिल पास हुआ? भाई सर मैं ये कह रही हूँ ना, कोई बिल पास नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। ढाई वज़ीर-ए-आज़म महीने साहब मैं ख्याल है हार्डली 2-4 दफा है। 4 महीने और रुक जाएं, 5 महीने और रुक जाएं, ये पार्लियामेंट, इसमें से क्या निकलेगा? क्या निकलेगा इस पार्लियामेंट? कौन सा बिल पास, कौन सा बिल मंजूर होगा? करोड़ों रुपया खर्च होता है, बजट ही हो रहा है अभी तक, करोड़ों रुपया। मैं पिम्स गया हूँ, पिम्स में जो मैं आखिरी चंद रोज रहा हूँ पिम्स में, पिम्स के अंदर इतने जबरदस्त वहां पे जो उनके डायरेक्टर हैं पिम्स के, उन्होंने, और वहां के ऑफिस जो जिस दिन मैं वहां से डिस्चार्ज हो रहा था, उस दिन मैंने हॉस्पिटल का एक चक्कर लगाया। वहां का आप सर्जिकल वार्ड देखें, वहां का ऑर्थोपेडिक्स वार्ड देखें, वहां के बाकी, आपको इससे अच्छे हॉस्पिटल शायद ही, मेरा ख्याल है कि यानी प्राइवेट हॉस्पिटल लगेगा, आपको लगेगा ही नहीं सरकारी अस्पताल है। इतने अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, इतने अच्छे डॉक्टर्स हैं। मुझे पता चला 1400 असामियां पड़ी हुई हैं इस वक्त पिम्स के अंदर, जहां लोग जॉब करने को तैयार नहीं है, इतनी कम सैलरीज हैं वहां पर। शायद ये जो जेल के जो अफसरान हैं या जेल के जो शख्सियात हैं, ये डॉक्टर राहील का नाम तो नहीं कहीं मैं भूल गया, डॉक्टर राहील का नाम मैंने लिया। डॉक्टर राहील जो है वो उनकी वजह से, और अजमत शाह और बाकी यूसुफ भाई और बाकी सारे जो जेल के साथी हैं जिनके साथ मैं रहा उन दिनों में, डॉक्टर राहील के बगैर शायद मेरे वहाँ दिन ना गुजरते। डॉक्टर राहील का मैं खास तौर पे शुक्रगुजार हूँ, वो एक सजा वहाँ पे काट रहे हैं, पूरी कोशिश करूँगा कि उनकी मैं जिस तरह भी मदद कर सकूँ करूँ। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि इस दौरान क्या हुआ। इस दौरान ये हुआ कि ये बयानिया खत्म हो गया, यानी बयानिया अब कुछ और है। अब ये नहीं लूटी दौलत, वो सब साइड पे चला गया। बयानिया ये हो गया कि डील हो रही है, नहीं हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फलां हो रहा है, इसको एनआरओ होगा, नहीं रहा, कोई एनआरओ नहीं हो रहा, किसी किस्म का कोई एनआरओ नहीं हो रहा, जिसको आप कहते हैं डील दे दी फलां दे दी। ये कोई सऊदी मॉडल या चाइनीज मॉडल या इस किस्म का कोई मॉडल अपनाया जा रहा है। इतने आदमी इतने पैसे देने पर आमादा हो गया, उसने तरदीद कर दी, उसने नाम बताओ, फलां करो, ढिमाक करो, ये नॉनसेंस है, टोटल नॉनसेंस। और मैंने जाने से पहले भी बात की थी कि ये पार्लियामेंट इररेलेवेंट है, ये पार्लियामेंट हर गुजरते दिन के साथ आपको इररेलेवेंट होती नजर आएगी। इसकी साख्त है, सिस्टम की साख्त है। मैंने आपसे कहा ना कि अब आप मुझसे पूछें कि इस मेरे मुकदमे के ये क्या किया, तो मैं किसी को सवाए इस बात के कि इसको ये क्या है मुझे बताएं ना। इसमें कोई बनता, कोई अदालतें अपनी जगह सही फैसले कर रही हैं, वकला अपनी जगह सही बात कर रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट साइड पे उसको साइड पे रहना चाहिए, हुकूमत साइड पे उसको साइड पे रहना चाहिए। कहीं मुस्लिम लीग नून तो नहीं आके डॉक्टर शाहिद के ऊपर, नहीं ऐसा भी कुछ नहीं हुआ, ये उनके तो लोग आके मिले बाकायदा जेल में। क्या पीपल्स पार्टी क्यों करेगी? पीपल्स पार्टी भाई उनके अपने 100 मसले मसाइल चल रहे हैं, ठीक है ना। मसला ये है कि उनकी क़यादत भी ना, उनके भी लोग आए। बात यह है कि फिर क्या है, फिर सिस्टम है, और सिस्टम में बैठी बदमाशियां है जो कि हर निजाम का हिस्सा बन के फिर बच के निकल जाती है, हर निजाम का हिस्सा बनती है फिर बच के निकल जाती है, और हर शोबे में है। यदि थोड़े दिन सब्र करो यार, अभी ये ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। और यही हुआ कि इस दौरान बयानिया बदल गया, पूरा नैरेटिव क्या हो गया, एहतसाब से हटके डील पे चला गया। डील हो रही है, एहतसाब नहीं हो रहा, डील हो रही है। डील वैसे ही उसी तरह के एनआरओ जिनके नतीजे में मुल्क 70 सालों में कभी आपने इसको छोड़ दो, कभी उसको छोड़ दो, इसको नहीं करो यार, ये बड़ा आदमी है, इसका वो मामा है, इसका वो चाचा है, इसके नतीजे में ये हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। आप एहतसाब करें इस मुल्क में। तो आपको लग रहा है कि एहतसाब वाली बात भी कहीं कहीं दबती जा रही है? मैं आपको बताऊं, मैं आपको सिर्फ नादिया एक बात बताऊं, अपनी जिंदगी में एक पाकिस्तानी के तौर, अगर इस वक्त एहतसाब नहीं हुआ,
देखिए, मैं कोई सख्त बात नहीं करना चाहता। अगर इस वक्त बदमाशियां बच के निकल गई, आपने तय करना है बदमाशियां या रियासत, या चंद वही जो मैं कहता हूँ 11 साढ़े 1100 लोगों के और उनके चाचे मामे ताया फुप्पे फुपियां उनके आपने यरगमाल बन के रहना है, या आपने दुनिया में कहीं आगे निकलना है। जितना मर्जी पैसा आप ले आए बाहर से, जो मर्जी कर ले, असद उमरा ये में जाए, ठीक सऊदी है। अरेबिया ये वो जो मर्जी कर लें, बाहर झोंकेंगे आखिर में, अगर आपने एहतसाब नहीं किया और आपने बदमाशियों को जाने दी। ठीक है। और इनको एक डॉक्टर मिनट, साहब, एक और ब्रेक। मैं नहीं जाने दूंगा, मैं बतौर पाकिस्तानी मैं नहीं जाने दूंगा इनको। और अब मंतक छोड़ दें आप, मंतक की अंजाम छोड़े, अंजाम जैसा भी हो, कौन सी मंतक सही, एक और ब्रेक मंतक ले क्या हमारे लीजिएगा लिए डॉक्टर रह गई है? साहब। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इस वक्त डॉक्टर शाहिद मसूद साहब कर रहे हैं, और हकीकतन बेख्याल है कि वो जो इन 70 दिनों में जो उन्होंने सीखा है उसकी रोशनी में बात करें कि मंतक कुछ नहीं होती, इस वक्त हमें अंजाम की फिक्र है और अंजाम तक ये तमाम चीज़ें पहुँचनी चाहिए। मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं हमारे साथ। जी प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। और डॉक्टर शाहिद मसूद साहब के साथ ये आज का खुसूसी प्रोग्राम। डॉक्टर साहब, मैं अभी ये सोच रही थी, हम जो इस बात तो कर रहे हैं, आप सिस्टम के फेलियर की बात कर रहे हैं और आपने इशारों में काफ़ी हद तक बात लोगों को समझा भी दी है कि कौन पीछे था। ऑल दो की ज़ाहिर है वो क्लैरिटी नहीं है। आपने कहा अच्छा इस्टेब्लिशमेंट की बात जो आपने डॉक्टर साहब की थी, तो लोगों का ध्यान शायद इस वजह से गया कि जब ये बात हुई ना कि इमरान खान साहब ने भी कह दिया कि हथकड़ी नहीं लगेगी और हथकड़ी ना लगा, और उसके बावजूद तो फिर एक कुव्वत रह जाती है। बट एनीवेज आपने बड़े तरीके से हाँ, लोगों ने कहना शुरू कर दिया जो आप कल बात करें, तो एस्टेब्लिशमेंट को भी साइड पे, इमरान खान साहब को साइड पे, सारी दुनिया का काम धंधा छोड़ के वो मुझे एस्टेब्लिशमेंट हथकड़ी लगवा रही है। सही बात है। और उनके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग नहीं जो पीछे हो सकते हैं, एम आई राइट, या पीछे हैं? देखिए, जब जितने दिन ये शो बंद रहा है, ठीक है, मैं सिर्फ इस बात पे हैरान हूं कि बयानिया नैरेटिव कैसे तब्दील हुआ है। एहतसाब, बदमाशियां नहीं बचेगी, मुल्क आगे जा रहा है, ठीक है, माशी दहशतगर्दी, ऑपरेशन ठीक है ना, ऑपरेशन जबरदस्त, मंतकी अंजाम दे, जो कि अब मंतकी नहीं, अब तो जबरदस्त होगा, मंतक छोड़ दें साइड पे। ये तो हमने बात कर ली। एक और बात जो आप माशी दहशतगर्दी पे आपने बहुत ज्यादा बात की है, और अभी पाकिस्तान की जो सब माशी वैसे माशी सूरत हाल है, इससे तो वो भी जबरदस्त हो रही है। ये जो हथकड़ी वाली बात है ना, ये है छोटी छोटी चालाकियां। ये मैं एक और लफ्ज़ भी इस्तेमाल करता हूं, छोटी छोटी चालाकियां। देखिए, बात सारी ये है कि इनमें से किसी का ख्याल ये है कि मैंने जैसे पहले बात की ना, 3 चीज़ें, ये मेरा यकीन है, इस बात पे ईमान है कि अल्लाह ने अपने हाथ में रखी है। इज़्ज़त और ज़िल्लत, जिंदगी मौत और रिस्क, ये इंसानों के हाथ में नहीं है। मुझे हथकड़ी पहना के लाएं या मुझे अवार्ड दे देते, मतलब हो सकता है कि मतलब मुझे कोई, आप मुझे बताएं ना कि मतलब कैसे दौलत से तय होती है इज्जत, किस चीज से? हथकड़ी लगा के लिए आए। लेकिन वो जो तज़हीक का पहलू था, वो किसके लिए खुशी का बाइस था? मैं तो अल्लाह ताला से जो है ना पनाह मांगता हूँ, और इंतहाई गुनाहगार आदमी। मैं जब जेल वापस जाता था, यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा वहाँ पे जो कैदी और मुशक्कती सुनाते थे कि वो जिंदा में गए और बाद में, वो तो मैं कहता था अस्तगफुर, मुझे क्या वाक़या सुना। बहरहाल ये छोड़ें, बात ये सारी कि ये जो सारा काम धंधा था ना कि एक दिन और गुजर जाए, एक दिन और गुजर जाए, एक दिन और ये करें। आप बयानिया कैसे तब्दील हुआ है? आपके पड़ोस में एक इनखला होने जा रहा है, नहीं होने जा रहा, वहां पर दुनिया की हर इंटेलिजेंस एजेंसी, उसकी हर मुल्क एक प्रॉक्सी बना के बैठा हुआ है। कौन सा मुल्क है जो अपनी पहुंचा हुआ अफगानिस्तान में? आपके साथ सरहदें, आपकी बाढ़ लग रही है, आपके लोग मुल्क में शहीद हुए, इतने सिविलियन शहीद हुए हैं, फौजी शहीद हुए हैं, बच्चे जाने दे दो के सारा कर आके, और जब आपके मुल्क में सुकून आ रहा है, अमन आ रहा है, आप दुनिया से बात कर रहे हैं बतौर रियासत, आप दुनिया से बात कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं, बदमाशियों को एक दफा कह रहे हैं पकड़ के इनको जबरदस्त करो, बड़ा गरज जिन्होंने किया मुल्क का। अचानक बात क्या आ रही है? डील हो रही है, ये हो रहा है, कुछ नहीं होगा, फलां नहीं होगा। ये बात सारी ये है कि ये बयानिया वापस आएगा, कोई डील नहीं हो रही, तय ये हो रहा है खामोशी से कि किसने कितने पैसे देने हैं,
और हमारा नाम सामने ना लाओ और ये डील और फलाना हमें 2 दिन छोड़ दो, हम इतने पैसे, कोई बाहर जाके पैसे वापस ला रहा है, किसी ने बच्चे को भेज दिया है, कोई इधर गिरवी रखा हुआ है किसी को, कानून इस्तेमाल होगा। पैसे, ये पैसों के सारा खेल है। वो कह रहे हैं पैसे वापस सऊदी मॉडल है ना, सऊदी मॉडल में भी नाम तो कुछ शहजादों के बाद में आए थे ना, कुछ के सामने आ गए थे। सऊदी मॉडल, चाइनीज मॉडल, टर्किश मॉडल, फलाना मॉडल, दुनिया भर के मॉडल्स हैं। तो अभी वो बात चल रही है, इसमें ये नहीं हो रहा कि जी जनाब पैसे दो और जायदादें जब्त होंगी, पैसे वापस होंगे, सजाएं होंगी, क्या होगा, ये बात चल रही है। अब उसके नतीजे में वो थोड़ा सा जरा सा क्या कहना चाहिए कि किसी कोई ढील है, वो पीएससी का इजलास शुरू हो गया। नहीं, ढील कहां से आ गई, ढील है ना, थोड़ा सा मैं वही कह रहा हूं, ढील नहीं, ढील रस्सी थोड़ी सी दराज कर दो, थोड़ा सा छोड़ दो, देखो पैसा ले आता है, कुछ नहीं लाता, ये थोड़ा सा। बाकी कोई एनआरओ किसी किस्म का अब तो खुद जो है वो सारी जमातों की क़यादतें खुद जो मुकदमात का फैसला कर रही हैं, जो फेस कर रही हैं, वो खुद कह रही हैं कि कोई किसी किस्म का एनआरओ नहीं हो रहा है तो किससे हो रहा है मैं बताया जाए। लेकिन बहरहाल वो पसे पर्दा खामोशी के साथ पैसे देने पे आमादा हैं और वो दे भी रही हैं, बात भी कर रही हैं। हाँ, इमरान खान साहब को कितना उसका इल्म है, क्योंकि यकीनन कुछ बातें ऐसी हैं जो अदारे कर रहे हैं और उसमें नहीं आना चाहिए था। ये जो बात है ना, देखें, हुकूमत, फौज, अदालत एक पेज पे है। मैं इस बात को आज तक मैं नहीं समझ पाया, कैसे मुमकिन है। मैंने, हो सकता है एक पेज पे हो सकता है एक पेज पे हो, मैंने कम से कम, मुझे नहीं लगता, यानी अलग अलग मामला है, हुकूमत कुछ और है, उसमें कुछ और शख्सियात बैठी हैं, अदालत एक अपना फैसले कर रही है, फौज जो है उसने अपने मामलात को देखना है। एक पेज से क्या मुराद है, देखे ना सर, इमरान खान साहब ही कहते हैं ना कि वो पता नहीं कौन, मुझे नहीं पता कौन कहता है, मैंने, हो सकता है हो भाई, मैंने तो आखिरी दफा एक ही दफा देखा है अपनी जिंदगी में एक पेज पे, वो मैंने देखा है 1996 में बेनजीर भुट्टो साहबा की हुकूमत गई तो एक पेज पे थे इस्टेब्लिशमेंट, नवाज शरीफ साहब, जस्टिस सज्जाद अली शाह और फारूक लगारी, सब एक पेज पे थे। थोड़े दिनों बाद क्या हुआ, बेनजीर भुट्टो साहब गवर्नमेंट चली गई, थोड़े दिनों बाद क्या हुआ, नवाज शरीफ साहब, जहांगीर करामत साहब की जो जब आर्मी चीफ थे, नवाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर थे, सज्जाद अली शाह सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे और फारूक लगारी सदर थे, सब एक पेज पे थे। क्या हुआ थोड़े दिन बाद, फारूक लगारी सुप्रीम कोर्ट, जहांगीर करामत साहब इस्तीफा, फिर नवाज शरीफ साहब जबरदस्त मुकम्मल। ये होता है एक पेज इस मुल्क में, छोड़ देना एक पेज पे एक पेज, ये क्या कि एक पेज पे हम और नैब एक पेज पे, अलीम खान उठ गया। आप वो बात ही ना करें, ये आजाद अदारे हैं, इनको बनने दें, और ये बन रहे हैं अदारे और बता रहे हैं कि हम आजाद हैं, इंडिपेंडेंट फैसले कर रहे हैं, अदालतें आजाद हैं, अदारे आजाद हैं, फौज अपने फैसले कर रही है, हुकूमत के मातहत है यकीन सारे, ये फौज मातहत है, लेकिन बाकी अदारों को तो खड़ा होने देना। अब मसला ये है कि वो हर जगह ये वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कम करें बराए करम, ठीक है, और गवर्नेंस के ऊपर जोर दें जिसके ऊपर देना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम इमरान खान के साथ क्या मसला है कि जो सिस्टम है ना पूरा, मैं आपसे कह रहा हूं ना, पूरा सिस्टम ही बदमाशिया का है। इस सिस्टम के अंदर ये चल ही नहीं पा रहा। कैसे बिल पास हो, मैं इरेलीवेंट कहता था पार्लियामेंट, कैसे आप जी ये दे दें तो जी नून साथ आ जाएगी, वो इतनी कायमा कमेटियां, किसी को अरबों रुपए का टीका रोज लग रहा है, रोज सेशन हो रहा है असेंबली का, कोरम नहीं पूरा। आपने कभी खर्चा निकाला है कि कोरम ना पूरा होने के नतीजे में कितना पैसा गया मुल्क का? बात यह है कि ये निजाम सिस्टम डिलीवर नहीं कर पा रहा। तो इसके ऑल्टरनेटिव है कुछ? ऑल्टरनेटिव बिल्कुल है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम। ये तो मैं अपने शो में बताऊंगा मेरे ऊपर मता ना डाल दें, मता। लेकिन बहुत सारी चीजें डिस्कस हो रही हैं। जमहूरियत अपनी जगह है, जमहूरियत के खिलाफ कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन बात यह है कि इस पार्लियामेंट से भी कुछ निकल सकता है। इसके बाद ये नहीं, अगर तो गवर्नेंस बेहतर हो जाएगी पार्लियामेंट, इस पार्लियामेंट से एक बिल पास करवा के दिखाएं, वो कहेंगे अच्छा जी हमें ये दो इतनी कायमा कमेटियां फलाना डिमाका। हुकूमत को ये जो कहते हैं हम गिराना नहीं चाहते, तो बड़ी अच्छी बात करते हैं, अपोजिशन बड़ी अच्छी बात करी, मैं बिल्कुल उनकी इस बात से 100% खुद ही गिर जाएंगे वो अलग बात है, लेकिन वो डर रहे हैं उस दिन से कि गिर गई हुकूमत। ये हुकूमत गिर गई, इमरान खान ने असेंबली तोड़ दी तो क्या होगा? सुने, इमरान खान ने नाम दे दिया कि जनाब ये जमील साहब होंगे केयर टेकर वजीर आजम। उधर शहबाज शरीफ साहब ने पूछा भाई जी की ना देना है, तो उधर मियां नवाज शरीफ साहब ने मरियम से पूछा किसका नाम दें, उन्होंने नाम दे दिया सलीम साहब का। उधर जमील साहब का, इधर सलीम साहब का, दोनों चले गए आगे नाम, फिर कमेटियां बन गई, फैसला नहीं हुआ, फिर आगे नाम चला गया। ये डरे, ये नहीं गिरने देंगे हुकूमत, ये नहीं चाहते कि हुकूमत गिरे, थोड़ी तो ना तहरीक चले ना कुछ, डरे हुए सारे, ऑपोजिशन डरी हुई है।
ऑपोजिशन की आपने जमातें आप खुद डरी बता हुई रहे हैं हैं और कि हुकूमत सिस्टम भी, हुकूमत देखें, हुकूमत से मुराद यहाँ पर मैं इमरान खान की बात कर रहा हूँ, बाकी हुकूमत के माशाल्लाह वुज़रा टीम वी वो उसके बारे में मैं कोई कमेंट्स नहीं देना चाह रहा। अच्छे हैं बुरे हैं जो भी हैं वो अदालत जाने और अवाम जाने, जिसकी परफॉर्मेंस होगी उसकी तारीफ होगी, जिसकी परफॉर्मेंस नहीं होगी उसको पब्लिक जो है ना ज़बान खल को नकारा खुदा समझो। यहाँ पर ये नहीं कि वो मीडिया को कर दो, फलां कर दो, ये ढमाकना कर दो, इस तरह काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। बात ये है, और उसके साथ ही ये बहुत सी शख्सियात तो डाइजेस्ट ही नहीं हो रही। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि यार एक मिनट, ये आदमी वाकई वजीर है, कहते वाकई वजीर। में अच्छा अच्छा जी, वाकई वाकई मुझे है, वाकई मुझे अच्छा अच्छा। मसला ये है कि कुछ लोग जो हैं वो अच्छा अपोजिशन को सरपैर नहीं, वो एक दिन साथ मिलते हैं, मौलाना साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब कोशिश करते हैं, जरदारी साहब की उनकी आपस में वो भी इररिलेवेंट हो गए वैसे बज़ाहिर, मौलाना फजलुर नहीं रहमान नहीं साहब। इरेलीवेंट तो नहीं है, नहीं उनका सर, वोट अभी बैंक तो है। सिस्टम नहीं का नहीं, ऐसा इस ही नहीं सिस्टम है में नहीं है ना, तो बस जिस सिस्टम में वो नहीं है तो सिस्टम चाहे वो कश्मीर कमेटी निकल गई हाथ से। अच्छा बात यह है कि लेकिन उनकी पार्टी, उनके चाहने वाले लोग, उनके मदारिस में उनका असर वसूल है। मसला ये है सारा कि इस पार्लियामेंट में चले, अब मौलाना साहब से पूछ लें आप कि पार्लियामेंट रेलिवेंट है, वो क्या कहेंगे इररिलेवेंट है। वो भी मेरी वाली बात, इस जगह पर मैं और मौलाना फजलुर रहमान एक पेज पे आ गए ठीक है, मैं और असफंदियार वली भी एक कोई पेज पे अच्छा आ गए। ऑप्शन नजर नहीं नहीं आएगा नहीं, देखिए ना, हम सब एक तरह से वो मुझे कोसते भी होंगे लेकिन एक तरह से पेज पे भी है ना, वो नहीं है तो पार्लियामेंट रेलिवेंट है। मेरे नजदीक किसी और अंदाज में रेलिवेंट है। इस पार्लियामेंट से कोई बिल पास, इमरान खान कह रहे हैं मैं प्रेसिडेंशियल पता नहीं ऑर्डिनेंस लेकर आऊंगा, वो भी शायद चैलेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा उसके बारे में बाद में बात करूंगा, नहीं कर पा रहे। और इस निजाम के अंदर वो कहते हैं ना कि इस, मैं तभी आपसे कह रहा हूं कि ये ऑपरेशन जबरदूस मैं अच्छा खासा जा रहा था, बीच में आ गया इलेक्शन, ये मैं पुराना जुमला दोहरा रहा हूं, अच्छा खासा ऑपरेशन जबरदूस चल रहा था और मंथक इंजाम की तरफ आ रहा था, उसमें आ गया इलेक्शन, ठीक है, ऑपरेशन जबरदूस अपनी जगह चल रहा है। अब चूंकि मेरे साथ ही गड़बड़ हुई है ना, तो इसमें से मंथक ही निकाल दें। इस पूरे में अदालतें सही फैसला कर रही हैं, वकला अपनी जगह सही केस लड़ रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट साइड पे है, इमरान खान जो है सुने वो अच्छा है भी दरमियान में नहीं है, बस हथकड़ी वाले मामले पे नईमुल हक साहब ने जो की बात करी थी उसकी बात आ गई, लेकिन सिस्टम में गड़बड़ है ना, निजाम में गड़बड़ सर है। जब आप बार तो बार ये इदारों की बात करें तो मैं चाहूंगी कि आप इस पे भी जरा अपने कमेंट दे दें, क्योंकि जो बदमाशियां आज की बैठी जो है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने डेवलपमेंट, इमरान खान का, एक मिनट, मैं वजीर आजम हाउस नहीं कहा, मैंने इमरान खान को सिर्फ साहब को वजीर आजम साहब को अलग किया, मैंने वजीर आजम हाउस में बैठी हुई बदमाशियों को, शख्सियात, हाँ हाँ वजारतों में बैठी हुई, अदारों में बैठी बदमाशियां बैठी हुई है। सर एक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी अलीम खान की गिरफ्तारी, दूसरा फैजाबाद धरने का सुप्रीम उसका फैसला। मेरी तो इतनी ब्रेकिंग नहीं चली किसी टीवी चैनल पे जितने अलीम खान की चली है, ये क्या बात हुई? सर आपकी तो कहीं तभी मैं कह रहा हूँ नहीं, मंतकी अंजाम नहीं होगा, गैर मंतकी अंजाम के लिए तैयार है। बात ये सारी देखिए, अलीम खान साहब, एक तो ये कि नैब ने अच्छा, नैब जाहिर है कि एक गैर जानिबदार अदारा, उसको होना भी ऐसे चाहिए, और शिकायतें भी बहुत सी थी। अब ये शिकायत हो गई, अच्छा अलीम खान नहीं होते, क्यों नहीं होते, हो गए अलीम खान। अब ये शिकायत होगी कि अच्छा जी ये क्यों नहीं होते, ये बात ये है कि बिला इम्तियाज एहतसाब होना चाहिए, और इस दफा एक दफा हो जाए, Once for all हो जाए। देखें आप बार बार यहां तक नहीं आ सकता, हालात यहां जहां तक कौम का जहन बन गया है ना, अब जो लोगों में बाहर आऊं, अरे डॉक्टर साहब आपके साथ ये हो गया, और मैंने कहा यार एक मिनट ठहर जाओ, कुछ नहीं हुआ मेरे साथ, ये एक आजमाइश थी, अल्लाह ताला उसमें से निकालेगा खैर से, अल्लाह ताला जो है वो जो भी होगा अदालतें फैसला करेंगी। मुझे खुशी इस बात की है कि बाकी सारे लोग देखें ना, शामी साहब, आरिफ निजामी, तलत हुसैन साहब, हामिद मीर साहब, ये बाकी लोग इन सब ने आवाज उठाई। सर सोशल मीडिया, मेरा ख्याल है सोशल मीडिया का जो है ना वो रोल जो था ना वो ये अलग बात है, अलग बात है, यूट्यूब चैनल्स भी आने वाले दिनों में कई बंद होने वाले हैं, ये एक अलग बात है, ये खबर है। जो यूट्यूब चैनल जिनके खुलने शुरू हो गए, कुछ उनके भी रेगुलेशंस आ जाएंगे, सोशल मीडिया पे भी आ जाएंगे। मैं आपको सिर्फ ये बात कहने जा रहा हूँ, वो ये बात है कि बहुत से लोगों ने कहा कि आपको ये तहजीब वाली मैंने बात की ना कि तहजीब मकसद था, ऐसा नहीं। मुझे किसी वक्त भी मेरा नहीं ख्याल कि अदालत में जब मैं पेश होता था तो कहीं पर ये तासुर मिला हो कि मैं कोई बड़ा नहीं, ऐसे नहीं है। मैं उस वक्त मुख्तलिफ वजीफ़े वगैरह पढ़ा होता था, अल्लाह ताला से दुआ कर रहा होता था, और मुझे मैं होता ना कि आप छोड़ देते हैं अपने आप को अल्लाह ताला के ऊपर, आप कहते हैं अल्लाह तूने इतनी इज्जत भी तो दी है मेरे लिए, ये क्या कम बात है कि इतने सारे लोग, मुझे जब मैं बाहर आया तो टेलीफोन तक एक्सेस नहीं थी वहाँ पे जेल में, और ना नेट था, तो मुझे जब पता चला कि इतने सारे लोग दुआ करते हैं और उन्होंने दुआएं की हैं पूरी दुनिया से, तो मैं कहाँ काबिल इसके। और मुझे आप ये बताएं नादिया कि उस दिन मैंने जब अदील बड़ाई साहब से बात हो रही थी और सदीक जान वगैरह से,
मैंने जो उनको सोशल मीडिया मैसेज दिया, तो मैंने उस दिन भी कहा था कि मेरे बगैर भी तो मीडिया चला है ना, अफराद अहम नहीं होते, अदारे होते हैं, शख्सियात आगे ऊपर नीचे हो जाती हैं। देखिए मेरे बगैर आप शो करती रही हैं ना, अमानतन मैंने कह दिया था, अमानतन। मैं प्रोग्राम को सर यहीं पे खत्म करूंगी। बहुत शुक्रिया नादिया, और एक बार फिर इंतहा शुक्रिया नादिया उन तमाम लोगों का जिन्होंने तमाम दुनिया में अपनी दुआओं में याद रखा। उन्हीं की दुआएं किसी न किसी मीडियम पे आवाज उठाई, किसी न किसी तरह खामोशी से। एक फैमिली आके वहां से मैंने उनका नंबर लिया है, वो आके सदके के पैसे दे के गए अस्पताल में। मतलब है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो जिन्होंने अपनी दुआओं में याद रखा, और उन्हीं की दुआएं हैं जिनके सबब मैं बेशक मैं थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब आपके टाइम का। और कल से डॉक्टर शाहिद मसूद साहब जो है वो अपना लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद अपना कंटिन्यू वहीं से करेंगे जहां से रुका था। ऑपरेशन जबरदस्त नहीं रुका, लेकिन अब किस रफ्तार से चलेगा ये डॉक्टर साहब आपको बेहतर तौर पे अपने स्लॉट पे बता सकते हैं। जहां तक सवाल है लाइव विद नादिया मिर्जा का, तो मैं अपने स्लॉट पे वापस जाऊंगी। अब हमारा 10 PM पे दोबारा अपने शोज करेंगे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। एक हफ्ते का ब्रेक, मेरी टीम को थोड़ा सा ब्रेक चाहिए, और उसके बाद हम वापस आएंगे और एक दफा फिर आप डाला तो नहीं जा रही नादिया सर फिर आपको 10 PM ना करना पड़ जाए। नादिया मिर्जा को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।